स्टार्ट हो गया। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, नहीं बड़ा जबरदस्त जनाब, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। और आपने पीएमपी किया हुआ है, और क्या किया हुआ है? सर मैंने सिर्फ पीएमपी मतलब किया हुआ है पहले, मतलब सेफ्टी में गया था, लेकिन मैंने स्टार्ट अभी आपके साथ ही, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, मेरा भाई आपका स्टूडेंट था इसमें बहरिया में। अच्छा। तो उसने मुझे रेफर किया था आपके पास। हम्म। लास्ट ईयर ही उसने मतलब एमएस पीएम क्लियर किया था। तो वो ओके। आजकल इसमें है सर, पाकिस्तान में गवर्नमेंट में है, ये पीएनडी में। तो उसने मुझे रेफर किया था आपके पास, तो मेरा स्टार्ट पीएमपी से ही मैंने आपके साथ किया। तो अच्छा। पीएमपी मैंने क्लियर किया है। अब आरएमपी पे आया हूँ, तो इसके बाद मेरा ये था आरएमपी एसपी शायद साथ में हो जाए, लेकिन चले आरएमपी अभी करके फिर पीजीएमपी, फिर एसपी पे आना है, या पहले एसपी पे फिर इंशाल्लाह पीजीएमपी पे जाना है एसपी इंशाल्लाह। एसपी पहले कर लें, आसानी से हो जाएगा। और जी मेरे सर। मेरे ख्याल में इसके इसी हल्ले में एसीपी भी भड़काते जाए। इंशाल्लाह सर। आरएमपी, इंशाल्लाह। एसपी, एसीपी, जी सर। उसके बाद आप पीजीएमपी। जी सर। ठीक है ना? और ये एक एक महीने की मार नो है। इश्यूज। एक एक महीने में ठक 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 इंशाल्लाह सर। निकालते जाए इनको। इनका इंशाल्लाह सर। कोई मसला नहीं है, ये आप इनसे मोटिवेशन लें, इमरान से। इन्होंने मेरा ख्याल है बस एक महीने की रेस रखी हुई है। ये तो मुझे कह रहे थे कि जी। इस साल के एंड तक मैंने ये सारी सर्टिफिकेशन करनी है। तो इंशाल्लाह सर। सर मैंने वो कर लेना था, लेकिन पता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बड़े ड्रामे हुए यहाँ पे ना, वो टेक्निकल प्रॉब्लम वाले। एग्जाम शुरू नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। तंग आके हाँ मैंने बोला यार थोड़ा सा रुक जाता हूँ एक हफ्ता। ऐसा ना हो कि पता चला तैयारी करके बैठ गया और उसके बाद जो है वो एग्जाम नहीं स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ। इमरान भाई ने सर लास्ट ईयर में कितने, इमरान भाई कितने क्लियर किए आपने कोर्सेस इसमें, मतलब चार हो कितने गया सर्टिफिकेट लास्ट ईयर में? यार। इस चार ईयर हो में, इस ईयर 4 किए माशाल्लाह। कौन कौन से? गए, एसीपी, स्क्रम, और सीजन का पार्ट रह गया था वो करा है, और आईएसओ। माशाल्लाह, जबरदस्त सर। मैं इंशाल्लाह सर मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा बिल्कुल जनाब। आजा आजा। हूँ सर। श्योर सर। तो इंशाल्लाह। बिल्कुल सही थी। अच्छा जनाब, मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। इंशाल्लाह सर। आप दोनों रिस्क मैनेजमेंट से वाकिफ भी हैं, पीएमपी भी हैं, और मतलब यू आर एंथुसियास्टिक एनफ आल्सो। तो मतलब वो वाली बात तो है ही नहीं है कि जी इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों का जो इंटरेस्ट जाती है, और आप लोग बेशक इसको करना चाहते भी हैं और कर भी लेंगे। तो ये जनाब, जो इसको इसको मैं फॉलो करने के लिए दो चीज़ों को रेफर करूंगा। एक तो पीएमबीओके को हम खास तौर पर रेफर करेंगे, और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड जो है पीएमआई का, उसको हम रेफर करेंगे। और वो भी बल्कि नया आ गया है, जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट रिस्क। ठीक है जी। तो उसको पढ़ लीजिएगा, उसको बल्कि डाउनलोड कर लें। आप लोग पीएमआई के मेंबर तो होंगे ही, उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। माइक अगर आप बंद कर दें थोड़ा, अपने श्योर सर। म्यूट कर दें। पीएमपी की ट्रेनिंग्स और प्रोजेक्ट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं, मैं 20 साल से करवा रहा हूँ। उससे पेशतर जो है वो गुजारे हैं, और 5 एक साल बाहर, 30-35 साल का एक्सपीरियंस, 40। तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मौका तो मिला करने का, लेकिन मैंने अपना मास्टर मैनेजमेंट और ये सब कार्रवाई शुरू हो गई। बल्कि मजे की बात यह कि 22 सालों के अंदर है। पहले लेकिन फॉर्म भी, जो पीएम अपनी पोजीशंस होती हैं, कि पहले चैप्टर का प्रेसिडेंट भी था, उसके अलावा मैं पीएमआई का मेंटर भी रहा, और इस तरह पीएम उनके जो मीटिंग्स होते हैं, स्पीकर मैं बहुत अरसे से उनका कभी नहीं जाता, बीच में मिस कर देता हूँ, लेकिन अक्सर
पड़ता है। तो खैर जी, बीइंग एन इंजीनियर आल्सो वेरी क्लोज टू द इंजीनियर सिचुएशन काफी। तो ये दो एरियाज ऐसे हैं कि जो इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट्स की तरफ खींचते हैं। और लाजमी बात है पोर्टफोलियो, ये तो नई तो क्या चीजें हैं, बल्कि अभी तक लोग नहीं समझते पोर्टफोलियो का मतलब है बहुत चलेगा प्रोग्राम मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो के ये जो है, ये मेरा ख्याल है पीएमपी जो हैं, अगर सेड दैट ये सभी से एक जायका है। एक बात ध्यान में रखिए, बात नहीं इस बहुत चीजें पढ़ने से और आपको बहुत सी विजडम आती है। खासतौर पे इमरान जैसे पढ़ा रहे हैं जब तो वाला उसने आपके सवालों उसने आप कई दफा मुझे वो चीज आपके जवाब ऐसी चीजें ध्यान में रहती हैं, अदरवाइज ना बोल सकूं। लेकिन एक मिनट होल्ड कीजिए। जी जनाब, क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? एक मिनट, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरी आवाज आपको आ रही है? कैन यू हियर मी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी यासर, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रेज हैंड, हाथ उठा के मुझे बताइए। आपको पता है यहाँ रेज हैंड का? हाँ बिल्कुल। ओके, इमरान आपको आवाज आ रही है मेरी? राइट। और यासर आपको आवाज आ रही है मेरी? कैन यू रेज योर हैंड, जैसे इमरान ने उठाया हुआ है? हाँ, इसका मतलब आवाज आ रही है। चैट विंडो में जरा लिख दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। माइक तो मेरा खुला हुआ था। चैट विंडो में लिखिएगा। इंटरनेट, हाँ इंटरनेट का मुझे लग रहा है मसला है, इंटरनेट का मसला है। अगर ज्यादा मसला है तो अभी ठीक है, चलें हम ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं। और अगर ना सही बात हो सकी तो फिर हम शायद आज की क्लास को पेंड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, ओके। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। तो खैर, मैं आई वाज जस्ट ब्लेबरिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं क्या मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला जो कि नेचुरली
इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले से ही मेरे से वाकिफ हैं। तो आपका भी इंट्रोडक्शन तकरीबन हो गया। अगर आप ब्रीफली आज जहां तक पहुंचे, तो पहले इमरान आप दे दे अपनी सर्टिफिकेशन वगैरह बता दें। आवाज आ रही है? आ, जी इमरान। अच्छा, एक काम कीजिए, आप दोनों डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो, होपफुली द प्रॉब्लम विल गो। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं, कुछ टाइम हमारा जो जाया हो गया। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये है क्या सर्टिफिकेशन, क्या साबित? ओके, हाँ जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप सब पीएमआई से रिलेटेड है, आपको अंदाजा होगा कि पीएमबीओ के 6th एडिशन चल रही है और खत्म होने वाली है, लाजमी बात है। अगले साल किसी भी वक्त 7th एडिशन आ जाएगा। और जो ये सब चेंजेस वगैरह हो रही हैं, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि पीएमआई इज ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग। मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये रिस्क और सब चीजों पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि एक तो उन्होंने काम पहले ही कर दिया ना, टैलेंट ट्रायंगल पहले बना दिया था, और आपका जो पीएमपी की या जो भी आप पीडीयूज अर्न करते हैं, वो अब आप टैलेंट ट्रायंगल के थ्रू करते हैं। अब वही टैलेंट ट्रायंगल जो है वो आपके एग्जाम में भी आ गई। जो पीएमपी का नया एग्जाम अभी जनवरी से शुरू हो रहा है, 2 जनवरी से, उसके अंदर वो टैलेंट ट्रायंगल ही है बेसिकली। वही है जो आपका चेंज ऑफ एग्जाम है, और तरीका का थोड़ा बहुत उसके हिसाब से उन्होंने चेंज कर दिया है। तो पीएमबीओ के 7th एडिशन जो है वो टेलर हो जाएगा, फिर तमाम बाकी स्टैंडर्ड भी टेलर हो जाएंगे। तो देखते देखते ये सब चीजें टैलेंट ट्रायंगल में चली जाएंगी। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि, मतलब मेरी अपनी राय है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड चेंज फ्रॉम, बिकॉज जो प्रोसेस बेस्ड था, जो नॉलेज एरिया बेस्ड था, उसमें कोई लॉजिक था। अब जो ये नया तरीका लेके आए हैं, वो उसमें लॉजिक नहीं है। मतलब चीजों को अगले को समझाना मुश्किल हो जाएगा। बट एनीवेज, वो जो भी है वो तो देख लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जो जो जितनी सर्टिफिकेशन वगैरह आप जल्द से जल्द कर सकते हैं कर लें। नेचुरली फिर आप लोग पढ़ाने वालों में भी आएंगे, वो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम उसका मैकेनिज्म बना लेंगे कि हमने कैसे पढ़ाना है। मैं काफी हद तक बना चुका हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह वो भी कुछ करूंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा कि क्या किस तरह से इसको पढ़ाया जाए। बट एनीवेज, तो इस वक्त पीएमआई के 2 गाइड्स हैं। एक तो कोर हमारी गाइड है, गाइड टू प्रोजेक्ट एंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि अभी 6th और फिर 7th में जा रही है। अच्छा, ये बता दूं कि 7th एडिशन आने के बाद एग्जाम इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो पीएमपी का एग्जाम चेंज होता है वो नहीं होगा, क्योंकि जो अभी ये 2 जनवरी से चेंज कर रहे हैं, ये चेंज के बाद अब दोबारा एग्जाम एटलीस्ट 7th एडिशन के आने पे तो तब्दील नहीं होगा। ये बात तो मुझे पीएमआई से कंफर्म हो गई है। ओके, इसके बाद अगली बात जो है वो ये है कि दूसरा स्टैंडर्ड उनका है बिजनेस एनालिसिस का, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है। आई डोंट नो आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग द सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज नॉलेज के हिसाब से जबरदस्त। बिजनेस एनालिसिस की सर्टिफिकेशन भले आप इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन नॉलेज के हिसाब से बहुत जबरदस्त। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आप कोई सर्टिफिकेशन ना भी करना चाहें तो उसकी किताब पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि
ऐसे ही किताब पढ़ना जरा मुश्किल होता है जब आपके आगे एक टारगेट लगा हो कि यार मैंने ये सर्टिफिकेशन करनी है, तो ज्यादा गौर से पढ़ते हैं तो वो फिर हो भी जाता है। लेकिन कोई मैं जबरदस्ती को आपके ऊपर ये नहीं लगा रहा कि जी आप लाजमी ये सर्टिफिकेशन करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो ये सर्टिफिकेशन अगर इसको पढ़ सकते हैं किताब को पढ़ लें। अगर ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वाई नॉट, वाई नॉट। ठीक है जी। तो मगर है मजे की। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिसिस का एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप एक्सप्लॉइट हो रहा है, और खास तौर पे जो नया सिस्टम पीएमआई लेके आई है उसके अंदर आपको पता ही होगा कि टेलेंट ट्रायंगल में 3 जो वर्टिसेस हैं उसमें से एक वर्टिस जो है वो है स्ट्रेटजी और बिजनेस की, एक टेक्नोलॉजी की है, एक इसकी है, और तीसरी जो वर्टिस है वो लीडरशिप की है। ठीक है जी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो आपके एग्जाम क्वेश्चंस का जोर है वो अब टेक्नोलॉजी से, जो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शोबा है उससे उसका सिर्फ 30% रह गया, या 30% कह लें, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट कहना चाहें तो तकरीबन 50% रह गया। और बाकी चीजें जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई। पहले तो आपका एग्जाम पूरे का पूरा ज्यादातर टेक्निकल होता था, कुछ कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आते थे, लेकिन अब जो है आपका फोकस मेन जो है वो चला गया उसके ऊपर, लीडरशिप के ऊपर और बिजनेस के ऊपर। इस हवाले से भी मैं समझता हूं कि बिजनेस एनालिसिस की गाइड अच्छी है और इम्पोर्टेंट है। फिर जनाब हमारे पास पीएमआई के स्टैंडर्ड्स हैं। आप लोगों को शायद इस बात का अंदाजा होगा कि प्रोग्राम मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, ये है दा स्टैंडर्ड के नाम से। और फिर दा स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये 3 चीजें तो बहुत मतलब हम वेरी वेल नो देम। मगर रिसेंटली 2 नए स्टैंडर्ड्स आए हैं। अभी बहुत रिसेंटली आया है द स्टैंडर्ड फॉर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। अच्छा, याद जेन में रखिएगा कि दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड। मतलब गाइड के बाद जो अगली बड़ी चीज है वो द स्टैंडर्ड है। और रिस्क का भी वो तो पहले आ गया था, द स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, मेरे ख्याल 1-2 साल पहले आ गया था। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट इन पोर्टफोलियो प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। इससे पहले प्रैक्टिस स्टैंडर्ड होता था रिस्क मैनेजमेंट का, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए था। लेकिन अब ये आप गौर कीजिए कि द स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाइज टू पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। इसी तरह अर्न वैल्यू का स्टैंडर्ड। तो ये जनाब हमारे पास अब ये 5 स्टैंडर्ड हैं। और 5 के अलावा अगर देखा जाए तो पीएमबीओके के अंदर आपको पता होगा कि पीएम 2 पार्ट्स हैं। एक है नॉलेज, अपना गाइड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोजेक्ट मैन बॉडी ऑफ नॉलेज। और दूसरा पार्ट है द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग किताब होने की बजाय पिम्बॉक का पार्ट है, उसको भी आप स्टैंडर्ड ही काउंट करें। द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 स्टैंडर्ड हो गए ना। 10 स्टैंडर्ड जो है वो 6 हो गए, और उनमें से अगर कोर की बात करें तो कोर में है प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो और ओपीएम, 4। और ये जनाब उसके उसके एडिशनल स्टैंडर्ड्स हैं। ये तो हो गए 10 स्टैंडर्ड, सबसे आला अरफा मकाम गाइड का। उसके बाद दूसरे नंबर पे 10 स्टैंडर्ड का। बल्कि कुछ जगहों पे तो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड सबसे बड़ी चीज होगी। और उसके बाद जनाब आ जाते हैं प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स क्या चीजें हैं? प्रैक्टिस स्टैंडर्ड के अंदर जो कोई इन लोगों ने तजर्बात करने होते हैं किसी चीज के बारे में, कुछ मतलब उसके मजीद एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है मार्केट में, जो पीएमबीओ के सारी बातें कवर नहीं करती। मिसाल के तौर पे स्केड्यूलिंग पे एक चैप्टर है, उस चैप्टर में कितना लिखा जा सकता है। लेकिन अगर स्केड्यूलिंग, क्योंकि बहुत इंट्रिकेट काम है और जगह जगह पे गाइडेंस देने की जरूरत है, तो उसके स्टैंडर्ड्स मजीद इनहांस किए गए प्रैक्टिस स्टैंडर्ड की सूरत में। इसी तरह प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का एक प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बना हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का बना हुआ है। अर्न वैल्यू का तो आपने देखा कि वो तो दा स्टैंडर्ड बन गया ना प्रमोट होके। जो अर्न वैल्यू का स्टैंडर्ड था वो तकरीबन कोई 3 एडिशंस उसके चले हैं, उसके बाद वो दा स्टैंडर्ड बन गया। इसी तरह प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड होता था वो भी अब दा स्टैंडर्ड बन गया।
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मेरा ख्याल है 4 एडिशन निकल चुके हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के। तो मुझे ये काफी इम्कान नजर आ रहा है कि ये जो है क्या कहते हैं स्केड्यूलिंग, इसका भी शायद कभी कोई प्रैक्टिस स्टैंडर्ड दास स्टैंडर्ड बन जाए। बट नेचुरली हमें नहीं पता कि पीएमआई किस तरह से इसको लेके चलती है। तो दास स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे लेवल पे जो चीज आती है वो है प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स के अलावा एक और चीज है जिसको आप कहने फ्रेमवर्क्स। ये जो आखिर में टॉप बॉटम के ऊपर नजर आ रही है आपको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मैनेजर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ये वो चीज है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। ओके ओके, तो ये जनाब ये चीज आ गई। और कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्या चीज है? मेरा ख्याल है आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, अंदाजा लगाया हो। बुनियादी तौर पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी कॉम्पिटेंसी को इन्हांस करने के लिए क्या करना होता है? पहली बात तो ये कि उसको ये चेक करना है मैं कितना कॉम्पिटेंट हूं। तो अपनी कॉम्पिटेंसी को पहले चेक करने की या करवाने की जरूरत है, असेस करवाने की जरूरत है। जब आप असेस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है मेरी कमजोरियां क्या हैं और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो फिर आप अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करते हैं या अपनी जो जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे इस तरह से आप अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते हैं। ये है एक इंडिविजुअल जाती लेवल की चीज। इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई एक टीम मेंबर अपने आप को कैसे इंप्रूव करे। अगर आप जाती तौर पे ये स्टैंडर्ड को उठाएं, ये बिल्कुल टैलेंट ट्रायंगल के मुताबिक बना हुआ है। इसका ये 3rd एडिशन है। 3rd एडिशन में टैलेंट ट्रायंगल ये ले आए थे। इससे पहले भी होता था लेकिन वो और तरह से बना हुआ था। लेकिन अब इसको इन्होंने स्पेसिफिकली टैलेंट ट्रायंगल के साथ टेलर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पीएमबीओ के और ये कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी तमाम स्टैंडर्ड अब कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की तरह हो जाएंगे, टैलेंट ट्रायंगल के मुताबिक अलाइन हो जाएंगे। अच्छा, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि एक आदमी खुद ही स्टैंडर्ड को पढ़े और अपने आप को खुद ही टेस्ट करे और देखे कि वो कहाँ खड़ा है और उसके हिसाब से अपनी इंप्रूवमेंट खुद ही कर ले। ये तो आपके पास किताब अवेलेबल है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी असेसमेंट भी करवा सकते हैं। आप कोई किसी कंसल्टेंट से अपने आप को असेस करवाएं, कोई एग्जाम दें किसी जगह पे और वहां से पता चले और फिर आप उसे अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें और इस तरह से अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज कराएं। ये आपके जो डिफरेंट ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर्स वगैरह हैं वो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा इसका ये हो सकता है कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो आपके एचआर वाले हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अगर पीएमओ वाले हैं तो वो लोग आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट को मेजर करें, चेक करें, एसेस करें और फिर आपको सजेस्ट करें। और ये बेशक उनका पीएमओ अगर एग्जिस्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बेशक उनका रोल बनता है ये काम करने का। तो ये फ्रेमवर्क है। इसी तरह की एक और चीज भी है जो कि अब इसमें लिस्टेड नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल। ये तो था ना कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल की चीज थी कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर कितना अच्छा है और उसे मजीद कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। दूसरी बात आ जाती है ओपीएम जो है। ओपीएम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसका स्टैंडर्ड भी है द स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो वो दरअसल इनकम्पस करता है प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो, तीनों चीजों को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन is called the organizational project management, right? And एक ऑर्गेनाइजेशन इस शोबे में, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शोबे में, मतलब प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो में कितनी मेच्योर है। जैसे इंडिविजुअल होता है ना, वो कॉम्पिटेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन मेच्योरिटी गेन करती है। जितनी ज्यादा अच्छी होती जाती है, मजबूत होती जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के शोबे में, उतनी वो कॉम्पिटेंट होती जाती, उतनी सॉरी मेच्योर होती जाती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर या इंडिविजुअल्स के लिए कॉम्पिटेंसी का लफ्ज इस्तेमाल होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेच्योरिटी का। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि खाली ऑर्गेनाइजेशन का मेच्योर होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर सारे कॉम्पिटेंट मैनेजर्स हैं या नहीं है। बेशक ये बहुत बड़ा काउंट करेगा कि जनाब आपके सारे जो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं और बड़े क्वालिफाइड और सर्टिफाइड लोग हैं, बहुत आला बात है। लेकिन साथ ऑर्गेनाइजेशन की का कल्चर, उसकी पॉलिसीज, एनवायरनमेंट्स,
ये चीजें भी मैटर करती हैं, क्योंकि जो चीज प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो को ग्लू करती है उसको कहते हैं एनेबलिंग प्रैक्टिसेस। ये एनेबलिंग प्रैक्टिसेस जो है ये आपके कल्चर के साथ और आपके ऑर्गेनाइजेशन के वे ऑफ वर्किंग के साथ टाइड अप होती हैं। तो इट इज नॉट ओनली the competency in the fields of the project program and portfolio, but in addition to that how the culture और उसका पूरा जो माहौल और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इसको बाइंड करते हैं, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी का पता चलता है। पीएमआई ने पहले एक बाकायदा एक जैसे ये फ्रेमवर्क है, एक मैच्योरिटी मॉडल उन्होंने बनाया हुआ था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल, OPM3 उसे कहते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उसको बना के उसको यूं समझें कि आउटसोर्स कर दिया। अब वो पीएमआई उसकी सर्टिफिकेशन नहीं कराता, उसकी सर्टिफिकेशन वो थर्ड बॉडी है वही करवाती है, वही उसके ठेकेदार हैं, वही उसको लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस को मेजर करते हैं और बड़ा हैवीली चार्ज करते हैं। जैसे ऑडिट नहीं आप करवाते ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑडिट होता है और इसमें वो आपकी कॉम्पिटेंसी वगैरह या आपकी वो जो है मैच्योरिटी चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की और आपको सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंप्रूव करना है। एनीवेज वो एक अलग शोबा है, उसकी हम अभी मजीद बात नहीं करते और चूंकि उसका स्टैंडर्ड भी अब मौजूद नहीं है इस हवाले से। इसके बाद फिर अगली चीज आ जाती है प्रैक्टिस गाइड्स। ये एक और पाथ है, इसमें जितना भी नया रिसर्च हो रहा होता है और वही बात कि जिस चीज की मजीद नई एक्सप्लेनेशन को जिसे कहते हैं वो डिसरप्टिव ट्रेंड्स होते हैं और बाकी दूसरी चीजें, या जो भी नॉलेज ग्रूम हो रहा होता है वो यहाँ इस भट्टी से निकल के जाते हैं। बिजनेस का आपने देखा ना कि बिजनेस मैनेजमेंट उन्होंने क्रिएट किया था एक बिजनेस एनालिसिस फॉर प्रैक्टिशनर्स की प्रैक्टिस गाइड और एक प्रैक्टिस गाइड बनाई थी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की। और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी यही इस्तेमाल होती है और बिजनेस एनालिसिस के लिए भी यही इस्तेमाल होती है। और बिजनेस एनालिसिस फॉर प्रैक्टिशनर्स में स्पेसिफिकली बिजनेस एनालिसिस के बारे में बातें थी। और फिर अब उन्होंने गाइड भी बना दिया। अब ये 3 किताबें हैं जिनको आप रेफर करके अपने बिजनेस एनालिसिस के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिर जहां तक प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो या OPM के नॉलेज की बात है, तो उसमें एक तो वो आपको पता ही है कि द स्टैंडर्ड फॉर OPM आ गया। उसके बाद ये आप देखिए प्रैक्टिस गाइड बनी हुई है गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। मैं ये कहता हूं कि निहायत ही मतलब जबरदस्त टॉपिक है आज के दौर के हिसाब से। गवर्नेंस समझने का मौका मिलता है और आप ये देखिए PMBOK में या प्रोग्राम में या पोर्टफोलियो की किताबों में जो गवर्नेंस का जिक्र मिलता है उसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको यहाँ मिलती है कि गवर्नेंस क्या है, प्रोजेक्ट की गवर्नेंस क्या होती है, प्रोग्राम की, पोर्टफोलियो की, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है वगैरह वगैरह। अगेन बहुत ही आला किताब। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट में जिसमें ये तीनों चीजें बाइंड हुई हैं, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो, इनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ये भी एक तजर्बाती किस्म का प्रैक्टिस गाइड थी, जिसके मेरा ख्याल है कि इन दोनों को मिलाकर तो अल्टीमेटली द स्टैंडर्ड फॉर OPM बना। जब PMBOK 6 रिलीज हुई थी उसके साथ एक प्रैक्टिस गाइड आई थी एजाइल की, आप लोगों को याद होगा, और उसका असर अब ये पड़ा है कि 6th एडिशन में तो खैर जो था सो था, 7th एडिशन में बाकायदा एजिलिटी छा गई है। मतलब अब वो हर बात जो करते हैं वो कहते हैं 2 वेज ऑफ डूइंग, एक है वाटरफॉल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा एजाइल मेथड, दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है ना जी। और ना सिर्फ ये दोनों, बल्कि वो एक दरमियान का रास्ता भी दिखाते हैं कि हाइब्रिड, कि आपका आधा प्रोजेक्ट जो है वो एजाइल हो और आधा वो उस तरह हो, और इस तरह से वो भी करना है। और अगर आप इसका कोई फील एंड टच लेना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, PMI ने अभी रिसेंटली, ये आप दोनों के लिए कि उन्होंने शुरू किया है कि माइक्रो सर्टिफिकेशन। क्यों अली, आपको पता है इसका इमरान? माइक्रो सर्टिफिकेशन किक ऑफ। जी सर, आजकल जो है लिंक्डइन पे आना शुरू हुआ है बहुत सारा। ये आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? ओके जी, आपने जी सर लिंक्डइन पे आना शुरू हुआ है आजकल बहुत सारा। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। ओके ओके ठीक है। आप अपना उधर से माइक बंद रखें। क्यों इको क्यों कर रही है आवाज? अच्छा अच्छा, चले। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, फ्री 2 छोटी छोटी सी सर्टिफिकेशन है, किक ऑफ वाटरफॉल एंड किक ऑफ एजाइल। 10 मिनट लगते हैं यार, 10 मिनट में आप दोनों कर ली सर मैंने। करनी।
जबरदस्त, बहुत आला। ये करें, मतलब आपको पढ़ाने में बड़ी आसानी होगी। जिन लोगों को आप पढ़ाते हैं तो ये शॉर्ट कोर्स टाइप की चीज है, वो बना हुआ है, उसी को भले इस्तेमाल करके जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको एक छोटी सी ब्रीफिंग टाइप मिल जाती है और वो एक अच्छा मॉडल है, और साथ उसमें टेम्पलेटें दी हुई हैं, बहुत अच्छा है। तो ये जरूर कर लें। अच्छा, ये एजाइल का आ गया, और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आगे आगे चलेगा ना तो ये ट्रेडिशनल खत्म हो जाना है, ऐसा ऐसा खत्म ही हो जाएगा। फिर जनाब आ गई आपकी कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी एक ऐसा सब्जेक्ट था या टॉपिक था जो कभी भी डिस्कस नहीं होता था। पीएमबीओके में ये एज्यूम किया जाता था, या जब भी प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड है या प्रोग्राम का या पोर्टफोलियो का है, वो एक कंपोजिट के जी एक बड़ा क्लासिकल किस्म का प्रोजेक्ट है, और उसको ऐसे तो मतलब एक सिंपल प्रोजेक्ट की एग्जांपल लेकर और उसको कैसे मैनेज करना है उसको बताया जाता था, या प्रोग्राम के हवाले से या पोर्टफोलियो। तो मतलब दे नेवर टॉक्ड अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी। वेयर एज जब आप यहां से पीएमपी करके पढ़ लिख के जब जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो यू आर एनकाउंटर्ड विद कॉम्प्लेक्सिटी। हर प्रोजेक्ट दूसरे से मुख्तलिफ है, कोई एक नवी उसके अंदर लुच तली होती है, समझ आती कोई नहीं कि क्या ड्रामा बन गया है, और आपको एक नए सिनेरियो का सामना होता है। तो इसके लिए आपको तैयार नहीं किया जाता। तो ये अभी कोई नया नहीं है, प्रैक्टिस गाइड को नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी की प्रैक्टिस गाइड को काफी अर्सा गुजर चुका है, और ये एक बड़ा अच्छा रास्ता था जो उन्होंने बनाया कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है यहाँ डिफाइन किया गया है, उसमें 3 रीजन उसने दिए हैं, और उसको कैसे नेविगेट किया जाए। बहुत आला, मतलब अगेन ये छोटे छोटे लेसन हैं जो अपने दिमाग में आप बिठा लें तो अपनी जिंदगी में भी आप इसे निहायत फायदा उठा सकते हैं, बल्कि आपको पढ़ने पढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। देखें, जो भी कुछ आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो दरअसल आपका जो नॉलेज बेस है ना, आपका जाती नॉलेज बेस, उसको बढ़ाने का जरिया बनता है, और उसको बढ़ाने का आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि आपके अंदर इतना इल्म आ गया है। आपके बातों से जाहिर होना शुरू हो जाती हैं वो चीजें। भले आप किसी को ना पढ़ा रहे हो, आप वैसे लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग कहेंगे ओ यार ये कहाँ से बातें कर रहे हैं, इसको ये आती कहाँ से है बातें। तो बुनियादी तौर पर ये आपको इस नॉलेज से, इस विजडम से आती हैं, और ये एक बहुत जरूरी एलिमेंट है कि हम अपना नॉलेज अपडेट रखें। मैं आपको बताऊं, मैंने सेकंड एडिशन पीएमबीओके का जो था उसके ऊपर पीएमपी पास किया था, और मैं बड़े लोगों को जानता हूं जो एक एडिशन पे करते हैं, दूसरे एडिशन तक वो ऑब्सोलीट हो चुके होते हैं, ना वो आगे पढ़ते हैं और ना समझते हैं, और वो बस उनका नॉलेज बिल्कुल ही पैक हो जाता है। मैं चूंकि पढ़ाता रहा और पढ़ाने के अलावा मेरा जाती इंटरेस्ट भी था, तो मैंने कोशिश की कि मैं हर दौर में हर स्टैंडर्ड के साथ मैं बिल्कुल पक्का बाउंड रहूं। तो मैं जब स्टैंडर्ड लिखा जाता है तो मैं उसकी टीम में भी शामिल होता हूँ, मैं उसके अंदर उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी करता हूँ, और मैं मतलब उसके साथ सारे स्टैंडर्ड्स में इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरा अक्सर स्टैंडर्ड्स में आपको मेरा नाम भी मिलेगा। तो मतलब ये कि अगर आपने ये गेम खेली है और गेम में ऑन रहना है तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, अदरवाइज कोई ज्यादा देर नहीं लगती आपको ऑब्सोलीट होने में। नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, आप भले सर्टिफिकेशन करते हैं करें, इन किताबों को जरूर पढ़ा करें। ऐसी जैसे कहते हैं ना, जो चिप्स खाते हैं ना साथ, वो क्या कहते हैं, फिल्म देखते हुए, तो इस तरह आप अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में एक किताब हर वक्त कैरी करके रखें, और खास तौर पे अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई भी किताब हो सकती है वैसे तो, लेकिन स्टैंडर्ड का फायदा ये होता है कि इसके अंदर इट इज पैक्ड विद मैटर, जबकि जो किताबें दूसरी होती हैं उनके अंदर वो ज्यादा बातें ज्यादा होती हैं और इल्म कम होता है। स्टैंडर्ड पढ़ना जरा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जब समझ आने लग जाए तो बस फिर वो जबरदस्त हो जाता है काम। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब इन्होंने जो इससे भी पेशतर निकाली थी वो थी मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक प्रैक्टिस गाइड है, और इस प्रैक्टिस गाइड में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एड्रेस हो गया, जो कि हमेशा से एक इबाम था कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से या प्रोग्राम से या पोर्टफोलियो से क्या ताल्लुक है। वो जो मिसिंग लिंक था वो इसने ब्रिज कर दिया। ये जो बात हम पहले भी कहते थे, हम पढ़ाते भी थे लोगों को, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलती थी कहीं से, इस बात का सबूत नहीं मिलता था कि हम बात जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और वो ये थी कि हर चेंज जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई तब्दीली आती है तो वो तब्दीली सिर्फ प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही आ सकती है, एंड दैट इज द पॉइंट।
वो जो हम चेंज मैनेजमेंट का एक अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसके ऊपर लोग बड़ी बातें करके और अंग्रेजियां बोल के चले जाते हैं, दरअसल किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली लाने के लिए हमें प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तब्दीली ऐसे नहीं आ जाती। और प्रोजेक्ट जो है वो किसी प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है, और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम किसी पोर्टफोलियो में होते हैं। तो मतलब ये जितना भी ओपीएम है, दिस ओपीएम इज द बिजनेस ऑफ चेंज। एक ऑर्गेनाइजेशन के जमूद को तोड़ने का जरिया है। ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली एज सच एंटरटेन नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन एसओपी पे चलती हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे जो चलता है वो चेंज नहीं ला सकता। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती अगर वो तब्दीली के साथ ना चले, अगर वो जमाने के साथ कदम ना मिलाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक और जमाने के साथ कदम मिला के चलना है, तो वक्तन फवक्तन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, स्ट्रेटेजी में और मुख्तलिफ चीजों में आपको तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। और वो तब्दीलियां लाने का जरिया बनेगा प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो। ये बात जनाब इस स्टैंडर्ड के अंदर बहुत अच्छे तरीके के साथ समझाई गई। फिर एक और सब्जेक्ट था जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और बेनिफिट रियलाइजेशन मैनेजमेंट का। और इस टॉपिक के ऊपर जो पहली दफा लाइट पड़ी वो पड़ी जब प्रोग्राम मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड आया। प्रोग्राम मैनेजमेंट में उसने ये बात की कि अब बल्कि थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज भी कर दिया है इसमें पीएमबीओके के अंदर। बुनियादी तौर पे जो काम हम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, उस काम जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, प्रोजेक्ट का काम तो प्रोडक्ट बनाना है ना, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, दरअसल प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव वो डिलीवरेबल बनाना नहीं होता, बल्कि उस डिलीवरेबल से अल्टीमेटली जो फायदा जनरेट होना है उसको करने के, उस फायदे को जनरेट करने के लिए या रियलाइज करने के लिए दरअसल वो प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है और उसका डिलीवरेबल बनाया जाता है। उस डिलीवरेबल को जो अब हम तो डिलीवरेबल प्रोजेक्ट का बनाते हैं, वो करने शुरू करता है, एंड लॉन्ग आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज फिनिश्ड दोज बेनिफिट्स आर रियलाइज्ड। एक स्कूल कंस्ट्रक्ट आपने किया और वो फर्ज करें कि 6 महीने का प्रोजेक्ट का स्कूल पूरा बन के चालू हो गया। आपका प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया ना, स्कूल बनाना आपका मकसद था, आप स्कूल बना के चले गए। लेकिन ये स्कूल किस लिए बनाया गया था, क्या मकसद था, जिसने आपको ऑर्डर दिया उसने क्यों बनवाया था ये स्कूल? वो ये चाहता था कि इस इलाके के लोगों को तालीम दी जा सके। अब ये बड़ा गोलमोल सा ऑब्जेक्टिव है। इस इलाके के लोगों को तालीम देने का क्या मतलब है? कोई टारगेट तो होगा ना उसका। तो उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि जनाब अगले 5 सालों में 50,000 बंदा यहां से मैट्रिक करके निकलेगा। ठीक है जी। तो वो 50,000 का टारगेट उसने अचीव करने के लिए ये स्कूल बनवाया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल तो बन गया 6 महीने में, लेकिन जब तक इससे 50,000 बंदे ग्रेजुएट होके मैट्रिक करके निकलते नहीं है, तब तक इसका बेनिफिट रियलाइज नहीं होगा। तो फिर वो जब हम उसको स्कूल को बना के और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर देते हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये टारगेट है, होना चाहिए कि वो उसके उस बेनिफिट को रियलाइज करें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जो गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं वो फिर बाद में इसकी परवाही कोई नहीं करते कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया था, इसका क्या, पहली बात तो उसका डिलीवरेबल सही निकला कि नहीं निकला, और अगर निकला है तो उसका बेनिफिट रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई बेनिफिट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि उसका बेनिफिट डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर के कंट्रोल में ना हो। बेनिफिट को भी हम दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है इमीडिएट गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जो इमीडिएट गेन होता है वो कभी कभी प्रोजेक्ट का पार्ट ही बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी ये आप एक क्या कहते हैं, एक मॉल बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें और इसको बना के चला के हमें दें, टर्न की प्रोजेक्ट जैसे होता है। तो उसने क्या किया, उसने ना सिर्फ आपसे माल बनवाया, बल्कि उसका शॉर्ट टर्म गेन जो था कि चलती हालत में मुझे दे दो। चलती हालत में तो बेनिफिट तो उसने रियलाइज करने शुरू कर दिए ना। बेशक उसने पूरे बेनिफिट ना दिए हों, लेकिन वो उसको चलती हालत में जब देके जाएंगे तो ये आउटकम इसे कहते हैं। जो इमीडिएट गेन्स हैं उसको आउटकम कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म गेन्स हैं उनको बेनिफिट रियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इन दो टर्मों में इवन पीएमआई कंफ्यूज हो गई है थोड़ी सी, और मैंने बल्कि जो 7th एडिशन में इनकी इस गलती निकलवाई भी है और कुछ जगहों पर उन्होंने करेक्ट किया भी है। किसी ने ये लिखना शुरू कर दिया बीच में कि जनाब आउटकम और बेनिफिट एक ही चीज होते हैं, और एक जगह पे लिख दिया कि डिलीवरेबल और
आउटकम एक चीज होते हैं, तो टोटल कंफ्यूज कर दी सारी बात। मुझे नहीं पता कि मेरी उन्होंने पीएमआई ने मुझे मैसेज लिखा तो था, मैं उनकी ईमेल तो आई थी कि हमने आपकी सजेशंस को एक्सेप्ट कर लिया और उसमें ऐड कर दिया है, लेकिन ये तो किताब आएगी तो पता चलेगा कि उन्होंने कौन सी जगह पे इम्प्रूवमेंट सही की है या नहीं की है। मैंने तो उन्हें वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन भिजवाया था कि यहाँ यहाँ पे गलती है। बट एनीवेज जी, तो बेनिफिट रियलाइजेशन जो है ये हर प्रोजेक्ट की होती है, लेकिन जो प्रोग्राम मैनेजमेंट होती है उसका तो डिलीवरेबल ही कोई नहीं होता, प्रोग्राम का डिलीवरेबल कोई नहीं होता, प्रोग्राम का होता ही बेनिफिट है। तो प्रोग्राम होता है, मिसाल के तौर पे आपको प्रोग्राम दिया गया है कि पंजाब की एजुकेशन का स्टेटस आपने एक्स लेवल से वाई लेवल तक पहुंचाना है अगले 5 सालों के अंदर। 5 साल प्लान आपको दे दिया गया, दिस इज योर प्रोग्राम, दिस एजुकेशन प्रोग्राम इज योर्स। नाउ व्हाट यू डू टू अटेन दैट बेनिफिट जो आपको दिया गया है, उसके टारगेट्स आपको दिए गए होंगे, इतने लोग ग्रेजुएट हो जाए, इतना ये हो जाए, इतने स्कूल हो जाए, इतनी ये हो जाए, वट जो कोई भी आपको, या जो भी कोई टारगेट्स उन्होंने केपीआईज आपको दिए हैं, उनके मुताबिक आपने खुद प्लान करना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे इसके अंदर, कब कब होंगे, और उनका जो यूनिफाइड बेनिफिट है अल्टीमेटली वो निकलेगा जो गवर्नमेंट ने मांगा है। तो प्रोग्राम्स आर फोकस्ड ऑन बेनिफिट रियलाइजेशन, और उन बेनिफिट्स को रियलाइज करने के लिए वो अपने नीचे प्रोजेक्ट को जन्म देते हैं, और वो प्रोजेक्ट जो है वो उन टारगेट्स को अचीव करते हैं, उन डिलीवरेबल्स को डिलीवर करते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, लेकिन प्रोग्राम की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर एक स्कूल बन गया है तो उस स्कूल को उस वक्त तक चलाना जब तक 50,000 बंदे वहां से निकल ना जाए, ये उसका टारगेट बन जाता है। प्रोग्राम उस स्कूल को चलाता भी है। तो मतलब देखा जाए तो बेनिफिट रियलाइजेशन के लिए जो प्रोग्राम है वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है, और जब तक वो पूरा बेनिफिट दे के नहीं जाता जो भी उसको असाइन किया गया है, और वो बेनिफिट डिलीवर नहीं करता और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पूरी नहीं करता, तब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता। तो प्रोग्राम कई कई सालों के होते हैं, 10-10 सालों के, इवन 50-50 सालों के भी प्रोग्राम होते हैं। तो ये जनाब बेनिफिट रियलाइजेशन का ताल्लुक प्रोजेक्ट और प्रोग्राम दोनों से है। उसके बाद जनाब, ये तो खैर मैं थोड़ी लंबी बातें, फिर एक 5वीं चीज है जी, एक्सटेंशन है पीएमबीओ के की, डिफरेंट डिसिप्लिन जो हैं उनके ऊपर इन्होंने इन एडिशन टू पीएमबीओ के जो बातें, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन में जो उसके अलावा कोई बातें हैं जो पीएमबीओ के में कवर्ड नहीं है, तो उनको जो कंसिडर करना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन बना दी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसी चीजें जो कि इन एडिशन टू पीएमबीओ के आपको पता होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट एक्सटेंशन में डाल दी। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन में, डिफेंस से रिलेटेड डिफेंस एक्सटेंशन में। लेकिन ये डिफेंस एक्सटेंशन पीएमआई ने बनाई थी काफी तकरीबन 15-20 साल पहले, लेकिन दिस इज नो मोर अवेलेबल बिकॉज दिस इज नाउ अ रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट। तो ये 4, खैर इसको तो निकाल ही दें फिर डिफेंस वाली को, तो बाकी पीछे 3 बचते हैं। तो अभी तक 3 ही एक्सटेंशन हैं, और एक्सटेंशन जैसे जैसे इनकी नीड राइज होती है वैसे वैसे ये बनाते जाते हैं, तो इसके ऊपर काम वगैरह होता रहता है। तो ये हो गई जी एक्सटेंशन। तो इसके अलावा अगर मैं इसको एक और एंगल से देखूं, बिजनेस एनालिसिस से खासतौर पे जो रिलेटेड ये 3 किताबें हैं, एक पीएमआई गाइड जो है, फिर इसकी प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस गाइड, और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस गाइड। ये 3 किताबें अगर आप बिजनेस एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं तो इनको आप देखें। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो इन 2 किताबों को देखें। स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो तीनों पे अप्लाई करता है, और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, दोनों को आप देखें। अर्न वैल्यू को देखना है तो स्टैंडर्ड फॉर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट और अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है उसको देखें। यहाँ ये नोट कीजिए कि ये इसकी अभी तक कोई सर्टिफिकेशन ऐसी नहीं है जो अर्न वैल्यू की आई हो, और ये बहुत नीड है वैसे। देयर आर अदर सर्टिफिकेशन दूसरी और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अर्न वैल्यू की सर्टिफिकेशन है। एक है ईवीपी अर्न वैल्यू प्रोफेशनल, ये कॉस्ट अकाउंटिंग वालों ने बनाई हुई है। फिर उसके बाद एक यूके वाले जो हैं प्रिंस2 वाले, उन्होंने भी इसकी सर्टिफिकेशन बनाई हुई है। उन्होंने तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की भी बनाई हुई है, P3O, और हाँ P3O प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस, और इसके अलावा बहुत सी और सर्टिफिकेशन, उनकी काफी अच्छी सर्टिफिकेशन है। लेकिन एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत है, और दूसरा वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि वो सिर्फ यूके और कुछ यूरोपियन
इलाकों के ऊपर अप्लाई करती हैं, बाकी नहीं। फिर ओपीएम की अगर आप बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड भी है ओपीएम का, इम्प्लीमेंटिंग की प्रैक्टिस गाइड भी है और गवर्नेंस की भी है। तो ये चीजें अगर आप ओपीएम को समझना चाहें, इसकी कोई एज सच कोई सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ अलबत्ता पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, ये पीजीएमपी, पीएफएमपी, पीजीएमपी एग्जिस्ट करती हैं, तो उनमें बेशक ये नॉलेज इस्तेमाल हो सकता है। खैर जी, ये वो बहुत सी किताबें हैं, अब और भी चीजें इसमें ऐड होती रहती हैं, ये कितने सालों से चीजें इकट्ठी हो रही हैं। आपको मैं ये बताऊं कि ये पीएमआई के स्टैंडर्ड्स और गाइड्स हैं। इनके अलावा पीएमआई और भी बहुत सी चीजें पब्लिश करती है। आपने ये देखा होगा, इनमें से कोई भी किसी एक ऑथर की नहीं लिखी हुई है, ये ग्रुप बहुत बड़े बड़े लिखते हैं। मतलब पीएमबीओ के जो लिखी गई है लास्ट, वो 5-7 हजार लोगों ने मिलकर लिखी है। इस तरह हजारों में लोग लिखते हैं। पीएमआई लेक्सिकॉन एक चीज है, ये ग्लॉसरी है जी, बेहतरी के लिए ही हो रहा है। एनीवेज, ये तो खैर कुछ बातचीत हो गई पीएमआई के हवाले से, और मेरा ख्याल है शायद आपके लिए कुछ फायदेमंद भी हो, आपको कुछ लगा हो कि ये चीजें इस्तेमाल के काबिल हैं। आ जाते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल के की तरफ। आरएमपी जो सर्टिफिकेशन है और स्केजुलिंग की भी जो सर्टिफिकेशन है, ये दोनों सर्टिफिकेशंस पीएमआई के प्लस है। मतलब यूं समझ लीजिए कि these certifications not only test the specialization but the whole PMP knowledge। मतलब यूं समझ लीजिए कि आपका पीएमपी ही का एग्जाम हो रहा है विद अ स्पेशलाइजेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये ना समझिएगा कि आपका रिस्क का एग्जाम हो रहा है, इसमें आपसे वो आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेइंतहा क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन रिसोर्स के पूछेगा, लीडरशिप के पूछेगा, इधर के पूछेगा, उधर का पूछेगा। तो इस गलतफहमी में आपने नहीं रहना कि ये जनाब ये तो रिस्क का एग्जाम आप दे रहे हैं। बेशक स्पेशलाइजेशन रिस्क की है ज्यादा, सेम टाइम आप इस गलतफहमी में कदम आ रहे हैं कि सिर्फ रिस्क की आएंगे तो ये इसमें सब कुछ हो। काफी अच्छा, मजेदार, टफ एग्जाम होता है। उन्होंने तो आप बेशक कर स्केजुलिंग का स्टैंडर्ड है बिल्कुल इसी तरीके के साथ जैसे रिस्क का है, नहीं है, लेकिन मैं कि जो वाले या वो जरूर पढ़ें, उसके बगैर एग्जाम। मैं थोड़ा सा ओवरडू करता हूँ जब मैं कोई चीज पर बैठता हूँ, तो मैं फिर उससे रिलेटेड तमाम किताबें डाल लेता हूँ। प्रोग्राम मैनेजमेंट का एग्जाम देना था, तो मैं पीएमबीए से लेकर निकाली, ओपीएम को निकाला, ओपीएम 3 को निकाला, सेट में आ जाते हैं। और उसके बाद दोबारा प्रोग्राम मैनेजमेंट को पढ़ा, फिर मैंने प्रोग्राम बड़े ऑथर्स की थी उनको पढ़ी, उसमें फिर आपको आप ये देखने लगते हैं कि यार इस ऑथर ने ये क्यों ये गलत, तो आपको पता चलता है कि मैंने कहा किस यहाँ पे और किताबों में मिल रहा है। तो कि नजरों के नीचे से जो चीज गुजर जाए वो ज्यादा तंग नहीं करती। इस तरह से रिस्क के हवाले से भी मैंने इन किताबों के अलावा रिस्क की कोई 3 किताबें और भी पढ़ी, और जो मैं के अंदर वो किताबों में जितनी चीजें थी वो मैं कर रहता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये चीजें क्या क्या हैं। दूसरी बात, मैं तो खैर खुद ही पढ़ता था, आपके पास डिस्कशन उसमें भी एक दूसरे डू डिस्कस थिंग्स विद ईच अदर।
नॉलेज जो है वो और पक्का होता है, आपको यकीन पैदा होता है उन चीजों के ऊपर। एनीवेज जी, का स्टैंडर्ड उसकी नेचुरली आप हैंडबुक उठाएंगे, हैंडबुक के अंदर वो तफसीलात सारी, ये तो खैर आपने पहले देखा होगा कि सर्टिफिकेशन कैसे कम्स इनटू बीइंग, उसके बाद उसको अप्लाई करने का क्या तरीकेकार है, वही तरीकेकार जो आपने पीएमपी में इस्तेमाल किया 100% वही तरीकेकार है, उसी तरीके के साथ सब कुछ चलेगा। रोल डिलिनेशन स्टडी का पता होगा आपको कि ये जो दिस इज रिजल्ट ऑफ अ रोल डिलिनेशन, ये जो अभी इधर मैंने आपको दिखाया ना, ये मार्केट रिसर्च, ये जो मार्केट रिसर्च होती है, ये दरअसल ये मार्केट रिसर्च करते हैं हर 3 से 5 या 5 से 7 साल बाद। और उसमें क्या करते हैं, वो मार्केट से जाके पहली दफा तो वो पूछते हैं ना मार्केट से कि अच्छा बताएं सर्टिफिकेशन की जरूरत भी है कि नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा अब ये सर्टिफिकेशन तो चल रही है, अब आप ये बताएं कि आपको जो पीएमपी चाहिए या रिस्क का हो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको क्या हो। ये जो पीएमपी का एग्जाम चेंज हो रहा है, ये दरअसल मार्केट डोमिनेटेड डिमांड जो है वो लीडरशिप ऐसी हो, फलानी चीज ऐसी हो, फलानी चीज जो अब उन्होंने आप टेस्ट करते था, अब क्या आपको ये लीड करनी आती है नहीं आती है, वो इस तरह से चेक, तो उसकी वजह से आउट ऑफ सिंक हो जाती हैं, तो किसी अब आप सवाल अब इधर से आ गया, इसका इधर से आ गया, जो वो एक पूरी की पूरी मतलब there are books written only on one topic, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन एनीवेज हो सकता है ये चीजें मैनेजर मांगा उसके हिसाब से स्टडी ने बताया कि जी इस करेक्ट रही है, उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स हो, तो हम तो यही चेक करेंगे। तो वो करेक्टरिस्टिक्स का उन्होंने एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में डाल दिया कि हम एग्जाम इसी के ऊपर पूछेंगे। नाउ पीएमबी ऑल्दो वो सब चीजें किसी ना किसी शक्ल में, लेकिन डायरेक्टली रेफर तो वो हिसाब से एग्जाम कंटेंट बन गया। एग्जाम लोगों को इन्होंने क्वेश्चन बनाने के लिए देना, आउटलाइन को देख के क्वेश्चन दिए, तो पीएमबी अब मैं अगला कोर्स शुरू करना चाह रहा हूँ और कोई बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, रीजन भी कि जो रश था वो तो निकल गया ना, और अभी लोग जो है वो देख रहे हैं, जो जो अभी उन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया वो थोड़ा सा डरे में हैं, देख रहे हैं नया एग्जाम से फेल हो जाए फिर देखें क्या जी। तो अब ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, इसके अंदर हमें कोर्स भी नहीं मिले, महीने बाद ये कोई अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी शुरू होगा, कोर्स कंटेंट चेंज होते रहेंगे, करना होगा। खैर जी, आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जो इसका क्राइटेरिया है एग्जाम का वो काफी सिंपल है। बेसिकली तो आप लोग ग्रेजुएट हैं, उसी हिसाब से बात की जाए, 4 years ऑफ डिग्री आपकी है, तो आपको 3000 घंटों का स्पेशलाइज्ड एरिया नॉलेज चाहिए प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का। 3000 घंटे का तजर्बा रिस्क मैनेजमेंट का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपनी जगह पे, लेकिन अब आपको 3000 घंटे का रिस्क मैनेजमेंट का तजर्बा चाहिए। और तकरीबन अगर देखा जाए तो 12 से 1500 घंटे पर ईयर ये काउंट करते हैं, तो 2 से 3 साल, ठीक है। और आपने 30 घंटे की ट्रेनिंग की हो, ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं
ये तकरीबन 35 घंटे की है, तो 30 घंटे आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये बात पता ही है कि ये ना सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए, नॉन ग्रेजुएट्स के लिए भी है। जो जिनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है या सेकेंडरी एजुकेशन डिप्लोमा है, वो लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 4500 घंटे का तजर्बा दिखाना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट का, और 40 घंटे की ट्रेनिंग दिखानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है प्रिटी गुड। आप क्या समझते हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस है इतना? 3000 घंटे का एक्सपीरियंस पूरा करते हैं कि नहीं करते? क्यों जी? जी सर, डेफिनेटली। ओके, तो मेरा मतलब है देयर इज नो प्रॉब्लम। और मेरा ख्याल है आपका इमरान, आपका तो एग्जाम वो अप्रूव भी हो गई एप्लीकेशन? जी सर, वो काउंटडाउन भी शुरू हो गया। काउंटडाउन शुरू हो गया। और आपने अप्लाई किया कि नहीं किया यासर? नहीं सर, मैंने अप्लाई नहीं किया, जस्ट अभी रिसेंटली लास्ट वीक क्लियर किया था पीएमपी। अच्छा, अभी तो किया? अभी ये है कि जस्ट मैं पहले ये क्लासेस लेके प्रिपरेशन करूं। मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली ये सजेस्ट करता हूँ कि मेरे सर एग्जाम। हाँ जी, जी सर, बताएं बताएं। हाँ जी सर, मैं पीएमपी सर मेरा रिसेंटली 18 दिसंबर को ही मैंने क्लियर किया। अच्छा, बहुत आला, बहुत आला। चलें, आपकी मर्जी। आप अगर इंतजार करना चाहते हैं इस कोर्स के एंड होने का, तो भी कोई इतने ज्यादा दिन तो नहीं है, जल्दी से हम खत्म कर लेंगे। लेकिन इन केस अगर आप अप्लाई करना चाहें तो मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि आप इसकी एप्लीकेशन भर दें, अल्लाह का नाम लें। जितनी जल्दी आप इसको एंकर करेंगे, उतना आप खुद सीरियस होंगे, तो वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो बाय द टाइम आप ये खत्म करते हैं तो आप कहेंगे जी अब तो मैं तैयार हो गया, तो फिर आप थोड़ी सी तैयारी शेरी करके, मैं तो कहता हूँ बाय द एंड ऑफ मिड और एंड ऑफ जनवरी आप एग्जाम खड़का दें। तो आई सपोज के हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। जो आपने एक्सपीरियंस शो करना है, आपको पता ही है, पहले भी आपने एग्जाम दिया है, कि उसमें ओवरलैप एक्सपीरियंस शो नहीं करना। अगर करेंगे तो वो एक तरफ काउंट होगा, दूसरी तरफ काउंट नहीं होगा। गैप हो सकता है 2 प्रोजेक्ट के दरमियान, लेकिन वो गैप इतना बड़ा ना हो कि 3 साल, 2 साल 3 साल का गैप हो। तो फिर अगर बीच में आपके एक्सपीरियंस में 2 से 3 साल का गैप आ जाए, तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस 0 हो जाता है, करंट रह जाता है। जो जो उस पिछले 2-3 साल में जो तजर्बा है वो रह जाता है, और बाकी उसको काउंट ही नहीं करते। खैर, ये तो बात आपको पता ही होगी। अच्छा, इसका एग्जाम जो है वो कंपैरेटिवली पीएमपी के एग्जाम से थोड़ा टाइम के हिसाब से और क्वेश्चंस के हिसाब से हल्का है, लेकिन जो इसका डिफिकल्टी लेवल है वो तो है ही है। स्केड्यूलिंग से ये मुश्किल है, लेकिन वैसे उसके बराबर का एग्जाम है। स्पेशलाइजेशन वो भी है, ये भी है। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे स्केड्यूलिंग पास करना ज्यादा आसान लगा। जब मैंने किया था तो मुझे स्केड्यूलिंग पास करना बहुत ऐसे पीस ऑफ केक लगा। रिस्क में जरा सी दिक्कत हुई थी, बट एनीवेज इसमें आपको 170 सवाल पूछे जाएंगे और 3.5 घंटे होंगे आपके पास। मतलब 150 घंटे में आपको 150 मिनट में आपको 170 सवालों के जवाब देने हैं। बात वहीं आ जाती है। तो 150 मिनट में 170 क्वेश्चन, वही लिटिल प्लस 1 मिनट, वही 70 एक सेकंड बनते हैं आपके, जो कि पीएमपी का भी यही है। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि ये जो प्री टेस्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं। असल क्वेश्चन 150 है, बाकी 20 क्वेश्चन जो हैं वो प्री टेस्ट हैं। मगर इससे कदम कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन मिक्स होते हैं उन 170 में। आपको पता थोड़ी होता है कौन से क्वेश्चन प्री टेस्ट हैं। प्री टेस्ट क्वेश्चंस के नंबर नहीं लगते, लेकिन वो इसलिए डाले जाते हैं कि ये नए क्वेश्चन लिखे होते हैं, वेदर उनको वो चेक कर रहे होते हैं, क्वेश्चन को टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल है, आसान है, क्या है। तो उसके हिसाब से फिर उसका स्टैटिस्टिकल सामने और किसको निकाल दिया जाए। बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं। लेकिन इसको ये ना समझिएगा इस क्वेश्चन पे कोई मार्क भी नहीं है, पता भी नहीं है क्वेश्चन कौन सा है। तो आपको तो एक ही बात पता है कि मेरे पास 170 क्वेश्चन है, तो आपने तो 170 में से ही पास होना है।
टारगेट आपने रखना है 80 to 85%। स्टैंडर्ड पीएमआई के साथ टारगेट ही 80-85 का रखेंगे तो आप पास होंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं। भाई बात यह है कि अगर कम भी हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो पास ही होंगे ना। तो बेहतर यही है कि आप बड़ा टारगेट रखें, अच्छी तैयारी करें। और बेशक अगर आपको ये महसूस होता है कि नहीं यार तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे और इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा एफर्ट और करना है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो तैयारियां ही करते रह जाते हैं पूरा पूरा साल, वो भी गलत है। जब आप बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली फेल होते हैं। उसकी वजह ये होती है वो बंदा बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका होता है, और वो कुछ ऐसे मिथ बना लेता है अपने दिमाग में कि ये काम बस ऐसे तो मसला ही कोई नहीं है, तो मुझे कोई फेल ही नहीं कर सकता। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों देखा कुछ लोगों का केस कि जी वो तो 2 लोगों के मुझे फोन आए कि जी हम तो इतने कॉन्फिडेंट थे और हमने तो जाके एग्जाम दिया, इतना आसान पेपर था और उसने हमें फेल कर दिया। मैंने कहा जी क्या फेल किया? उनके सब में बिलो। मैंने कहा खुदा माफ करो यार, इतना तो नहीं हो सकता कि सब में बिलो हो जाए बंदा। सर सब सॉरी आपकी बात काटूं। हम्म, सर वो जो है ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले हैं, वो पता किस में आ रहे हैं? नीड्स इंप्रूवमेंट में आ रहे हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, नीड इंप्रूवमेंट क्या, बिलो में भी आ रहे हैं, बिलो प्रोफिशिएंट। मेरा मतलब है इतने बड़े टारगेट थे कि बिलो प्रोफिशिएंट चले गए, मतलब फेल ही हो गया कुछ टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स। तो वो बंदा कैसे क्लेम कर सकता है? तो मतलब ये कि ये जरा थोड़ा ख्याल रखना है, अपनी विट्स को काबू में रखना है, ओवर ओवर एनालाइज नहीं करना चीजों को, पैरालिसिस हो जाता है, वरना पता है आदमी फॉल्स उसमें चला जाता है। तो वो जरा थोड़ा उन चीजों का ख्याल रखें और अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ अपने फोकस्ड तैयारी करें। अच्छा जी, एग्जामिनेशन कंटेंट को देख लेते हैं एक नजर। और ये मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जबरदस्त खुराक कोई नहीं है तैयारी करने की। ये है आपका एग्जाम, ये है आपका क्वेश्चन पेपर, इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है और इसी के मुताबिक आपने पढ़ना है। ये जनाब आपके 5 डोमेन्स हैं, इनमें आपने पढ़ना है। 19 से 20% सवाल आपको आएंगे रिस्क की स्ट्रेटजी और प्लानिंग के, जिसके अंदर तकरीबन 5 टास्क हैं इस डोमेन के नीचे। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, अब आप गौर कीजिए जरा, वो जो स्टेक होल्डर का नॉलेज एरिया हम पढ़ते थे, वो पूरे का पूरा नॉलेज एरिया यहाँ पे प्लेयर रोल प्ले कर रहा है। स्टेक होल्डर को कैसे एंगेज किया जाए, तो ये वो रिस्क के अलावा स्टेक होल्डर का नॉलेज भी आ गया। 9 टास्क इसके हैं, इसके भी 19 से 20 सवाल हैं, 19 से 20% सवाल हैं, 9 टास्क हैं इसके। फिर जनाब डोमेन 3 है रिस्क प्रोसेस फैसिलिटेशन, 7 टास्क इसके हैं, 25 से 28%। रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग 7 टास्क हैं, 19 से 20%। और परफॉर्म स्पेशलाइज्ड रिस्क एनालिसिस 14 से 16%। बात यह जी कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ इसीलिए मुश्किल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी वगैरह अगर वो वीक है किसी बंदे की तो थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। अदरवाइज 4 डोमेन्स तो आपकी रिस्क की हैं और आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, बहुत ज्यादा टेक्निकल कैलकुलेशंस में घुसने की भी जरूरत नहीं है। कुछ रिस्क की किताबें होती हैं जो आपको बिल्कुल ही हैं कि जहाँ पे आप फार्मूला डिराइव करने शुरू कर दें, उतना नॉलेज नहीं चाहिए, हमें वर्किंग नॉलेज चाहिए। ठीक है जी। और मगर आपको उस चीज की नेचर का पता होना चाहिए, ये क्या है, मोंटी कार्लो होता कैसे है, क्या हिसाब किताब है, उसकी प्रैक्टिस करके देखें, उसको उसका मॉड्यूल लगा के देखें। तो मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये जनाब आपके टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। पहली जो डोमेन है वो जैसे मैंने कहा रिस्क स्ट्रेटजी और प्लानिंग है। इसके अंदर डेवलप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड टूल्स दैट क्वांटिफाई स्टेक होल्डर रिस्क, ये पहला टास्क है। रिस्क टॉलरेंस इन ऑर्डर टू असेस एंड डिटरमिन रिस्क थ्रेशोल्ड फॉर द प्रोजेक्ट एंड सेट क्राइटेरिया फॉर रिस्क लेवल। अभी आपने करंट अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, तो मैं ये तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं ना कि आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लान का पता होगा। रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम रिस्क की स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम रिस्क की गवर्नेंस उसमें रखी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम असूल जवाबित, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली इंक्लूडेड देयर। रिस्क की स्ट्रेटजी भी उसके अंदर, रिस्क को असेस कैसे करना है उसके भी उसके अंदर
टूल कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्रोसेस कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है। तो डेवलप रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस एंड टूल्स, ये कहाँ होंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर, दैट क्वांटिफाई स्टेक होल्डर रिस्क टॉलरेंस। मकसद ये है, मकसद क्या है कि स्टेक होल्डर्स के पास जाओ और देखो कि उसको कितना रिस्क कैरी करने की बर्दाश्त है, उसकी किस हद से बढ़ के रिस्क उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, इन ऑर्डर टू असेस एंड डिटरमिन रिस्क थ्रेशोल्ड। रिस्क टॉलरेंस का पता चलेगा तो आप उसकी कर पाएंगे, रिस्क थ्रेशोल्ड को पता चल जाएगा आपको फॉर द प्रोजेक्ट एंड सेट क्राइटेरिया फॉर रिस्क लेवल्स। नाउ एक फिक्रे के अंदर उसने आपसे 10 बातें पूछनी है। रिस्क असेसमेंट का पता है क्या होती है, जाएं पढ़ें जाके, कौन से प्रोसेस और टूल्स हैं इसके अंदर। फिर जनाब आप किस तरह से रिस्क टॉलरेंस को क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, असेस और डिटरमिन कैसे करते हैं रिस्क थ्रेशोल्ड को, और रिस्क लेवल्स का क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। एक टास्क के अंदर कितनी बातें पूछी उसने आपसे, 5-6 आप अंडरलाइन अगर करें, हाईलाइटर से रख के इसको मार्क करना शुरू करें, कम से कम 4 से 5 मेजर पॉइंट इस एक टास्क में से निकलते हैं, और ये चीजें आपने ढूंढ ढूंढ के पढ़नी है। दूसरा टास्क, अपडेट रिस्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स choosing information such as lessons learned from projects and outputs of risk audits in order to improve risk management effective। 3 बातें यहां पर। पहले तो कहता है जाएं जाके अपने लेसन लर्न को देखें और उसमें से पुराने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स निकालें रिस्क के हवाले से। क्यों? रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए। और जो आपकी रिस्क ऑडिट्स हुए हैं उनकी रिपोर्टें निकालें, ताकि हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मोस्ट इफेक्टिव बना सकें। और देखें, आपको इस बात का तो अंदाजा है, पढ़ने को लिखने को बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम एक्चुअली प्रैक्टिस में इग्नोर करते हैं। मतलब रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इग्नोर्ड एरिया इन एनी प्रोजेक्ट। ऐसे आप काम कर रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं जहां पे रिस्क को बाकायदा अहमियत दी जाती है, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। तीसरा टास्क है डेवलप एंड रिकमेंड प्रोजेक्ट रिस्क स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द आउटलाइन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। मकसद तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है, लेकिन कहता है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट रिस्क स्ट्रेटजी बनानी है और उसको रिस्क मैनेजमेंट प्लान में डालना है। 3 बातें, रिस्क स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और उसको रिस्क मैनेजमेंट प्लान में डालना। टास्क नंबर 4, प्रोड्यूस रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अब वो जितनी बातें पीछे करते कहते हैं अब आप रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएं फॉर द प्रोजेक्ट। किस बेसिस के ऊपर? बेसिस ऑफ इनपुट सच एज प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, होल्डर्स की तरफ से क्या इनपुट आ रही है, इंडस्ट्री की क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, इन ऑर्डर टू डिफाइन फंड एंड स्टाफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द प्रोजेक्ट दैट अलाइन with other project plans. Task number 5, establish evaluation criteria for risk management processes based on project baselines and objectives in order to measure effectiveness of the project risk process. ये 5 हुए जी, और इसमें वो कहता है ये तो हो गया आपका डोमेन नंबर 1। फिर कहता है जी इस डोमेन में उन 5 पॉइंट्स या टास्क के अलावा आपको इन बातों का भी नॉलेज होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट किसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, नॉलेज मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स हैं, इनको ऑर्गेनाइज और कैसे किया जाता है, और प्रोवाइडिंग एक्सेस टू प्रोजेक्ट रिस्क इंफॉर्मेशन, इन टेक्निक से रिस्क इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। मीट्रिक्स फॉर मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क प्रोसेस, रिस्क एटिट्यूड के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एटीट्यूड का पता है ना आपको, इसके ऊपर बात करेंगे। ये टॉलरेंस वाले जो बातें थी उससे रिलेटेड है। रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा, रिस्क भी पढ़ा होगा। रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रिस्क टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के इनपुट टूल टेक्निक्स और आउटपुट्स क्या हैं, प्रोजेक्ट रिस्क कॉन्टिजेंसी और मैनेजमेंट रिजर्व किसे कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस टेक्निक्स कौन सी हैं, और बेसिक स्ट्रेटजी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। फिर जनाब स्किल्स जो आपके होने चाहिए
स्टेक होल्डर की रिस्क टॉलरेंस एक्सेस करने के स्किल होने चाहिए और स्टेक होल्डर से कंसेंसस बिल्ड करने की। ये बड़ा मेजर पॉइंट है कि स्टेक होल्डर तो बहुत से हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कैसे एग्री करवाएंगे। ये वो जो ये आपका कमाल है आपका एज अ रिस्क मैनेजर, वो ये है। फिर आ जाती है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में पहला टास्क है प्रमोट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बाय यूजिंग इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्डर टू फॉस्टर एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क ओनरशिप। एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, मतलब आपने अपनी टीम के साथ एक तो इंटरपर्सनल स्किल्स इस्तेमाल करना है, लीडरशिप स्किल्स या जो भी आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है जी। एक तो लोगों को रिस्क की वैल्यू का एहसास दिलाएं, उनके साथ इस तरह से ताल्लुक कायम करें ताकि आप प्रमोट कर सकें, फॉस्टर कर सकें कि जो रिक्वायर्ड या अप्रोप्रिएट लेवल है कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, अपनी अकाउंटेबिलिटीज का हो, ओनरशिप का हो। तो एक ऐसा माहौल, एक डिसिप्लिन कायम करने की बात है कि सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो। तो एज अ रिस्क मैनेजर आपको मोटिवेशनल भी होना पड़ेगा, फिर आपको कोच भी होना पड़ेगा। ट्रेन, कोच एंड एजुकेट स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना है। स्टेक होल्डर की हर बात माननी नहीं है, उसको जाके कुछ बातें समझानी भी है, बतानी भी है और उसको अपडेट करना है चीजों के बारे में। रिस्क के प्रिंसिपल्स बताने हैं, प्रोसेस बतानी है इन ऑर्डर टू क्रिएट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। पता चले हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, स्टेक होल्डर को नवी कहानी लेके आ रहा है, तो स्टेक होल्डर को एक पेज पे लाने की जरूरत है एंड फॉस्टर एंगेजमेंट इन रिस्क मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर को इस तरह रखने की जरूरत होती है प्रोजेक्ट में कि वो ये समझना शुरू कर अपने आप को टीम का एक हिस्सा समझने लगे। और आप ये देखें कि कितनी एनर्जी उससे आती है। मेरा प्रोजेक्ट, जब एक स्टेक होल्डर ये कहेगा मेरा प्रोजेक्ट, तो उसका खून सिरों भर जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये ठेकेदार है हमारा प्रोजेक्ट कर रहा है, वो मेरा प्रोजेक्ट है इसलिए मैं खुद कर रहा हूं, ये लोग तो बस मेरी मदद करें, कर तो मैं रहा हूं। ये वो एनर्जी लेवल है जो आपने एज अ रिस्क मैनेजर इसमें इंड्यूस करना है। कोच प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स इन इंप्लीमेंटिंग रिस्क प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिस्क प्रोसेसेस। ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ लोग जो हैं वो मोशंस पूरी करने के लिए कुछ देर के लिए तो रिस्क प्रोसेस को फॉलो करें, उसके बाद फिर सब लोग लंबी डाल के सो जाएं। इंश्योर करना है कि ये जो रिस्क प्रोसेस हमने बनाई हैं ये आपकी टीम कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करती रहे और कि उनकी सेकंड नेचर बन जाए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड नेचर बन जाए। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जो चीजें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती हैं कि वो आपकी सेकंड नेचर का मतलब ये होता है कि जिबिल्लत में शामिल हो जाए, नेचर बन जाए आपकी, ठीक है ना। मुझे याद है कि एक दफा हम वो पैराशूट्स की ट्रेनिंग के लिए गए तो उन्होंने वो एक जो जो ड्रिल होती है उसकी कि जी जब जमीन पे आना है तो टच डाउन कैसे करना है और जंप कैसे मारनी है, वो इतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं कि बंदा कभी वैसे ही लड़खड़ा के भी गिरता है तो वो एकदम उसी पोज में गिरता है जिसमें वो आपको लैंड करने को कहते हैं। वो आपकी नेचर का हिस्सा बन चुका होता है। और वो बड़ी मजेदार बात है कि इवन अगर आप कहीं एक हाइट से जंप भी मारते हैं तो अगर आप उस पोज में गिरेंगे तो आप मेजर डैमेज से बच जाएंगे। देखें ना, जब आप पैराशूट से आ रहे होते हैं वो तो होते हैं और वो कोई इतनी आसान क्या कहते हैं आहिस्ता स्पीड से पैराशूट जमीन को टच नहीं करता। अगर आप सीधा पांव मारे जमीन के ऊपर तो आपकी दोनों पांव की हड्डियां टूट जाएंगी। तो वो एक खास तरीका होता है, एक खास एंगल होता है कि जिससे आपने टच डाउन करना होता है और फिर आपने फौरन कलाबाजी लेनी होती है, जो भी कुछ करना होता है। तो वो एक तजर्बे की बात भी आ जाती है और वो आपकी जिबिलत भी आ जाती है। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो रिस्क की टीम है उसकी जिबिलत में ये चीजें शामिल हो जाएं, उसकी नेचर बन जाए कि किस तरह से उन्होंने ये काम करना है। फिर जनाब assess stakeholder risk tolerance using processes and tools such as interviewing stakeholders and reviewing historical stakeholder behavior in order to identify project risk thresholds। एक तो वो चीजें ना जो रिस्क स्टेक होल्डर से हम
डाटा गैदर करेंगे कि तुम्हारा क्या थ्रेशोल्ड है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं और अक्सर चीजें ऐसी हैं जो आपका स्टेक होल्डर बयान नहीं कर पाता, कर सकता, उसको बताना नहीं आता कि उसको कहाँ तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो एज अ गुड डॉक्टर you have to do certain kind of analysis through which आप कि अब जनाब ये तकलीफ में इतना इतना दर्द होगा तो तकलीफ में आ जाएगा। हो सकता है वो कहे नहीं नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आपको डाटा शेटा इकट्ठा करें, उसको मैंने इंटरपोलेट करें और उसके साथ रिजल्ट निकालें, हिस्टोरिकल रिजल्ट। और कॉग्निटिव बायसेस क्या है? पहली बात ये एटीट्यूड्स हैं। कुछ लोग बिला वजह के बादर बनते हैं, ब्रवेडो, ठीक है, ना कोई उनके अंदर अकल होती है, ना समझ होती है, ना उनको इस बात का अंदाजा है कि हमें कोई तैयारी या प्रोएक्टिव करनी है, लेकिन जनाब बहादुर बड़े हैं, जहां टक्कर मारेंगे रिस्क को, भले रिस्क सामने से आ रहा है। इसको क्या कहें? इसको बहादुरी कहेंगे, इसको हमाकत कहेंगे, या एक तो बहुत बहादुर होते हैं जो बनने की कोशिश, रिस्क टेकर है जी, लोग अमूमन ये समझते हैं रिस्क टेकर कोई बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। रिस्क टेकर बेवकूफ को कहते हैं, गधे को कहते हैं, जिसको कोई अकल नहीं है, समझ नहीं है और बगैर सोचे समझे जाकर टक्कर मार देता है। दिस इज अ रिस्क टेकर। और इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो निहायत बुज़दिल आदमी है जो रिस्क का नाम सुनते ही स्पीड मारता है, भाग जाता है, गायब हो जाता है सीन से। तो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्क एटीट्यूड्स हैं और उनके जो हैं एटीट्यूड्स, उनके पीछे वजह क्या है, कॉग्निटिव बायसेस क्या है उनके। Using stakeholder analysis techniques in order to manage stakeholder expectations and responses throughout the life of the project. अगर आप अपने स्टेक होल्डर की साइकोलॉजी को, नेचर को सही तरह से समझेंगे तो उनको मैनेज करना और रिस्पॉन्ड करना आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आसान हो जाएगा। छठा, इंगेज स्टेक होल्डर्स इन रिस्क प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस। रिस्कों को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, रिस्कों को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, तो आपने स्टेक होल्डर को एक तो इन्वॉल्व करना है उसके अंदर, और स्टेक होल्डर की टॉलरेंसेस, एक तो आपने कलेक्ट की ना टॉलरेंसेस उसकी, वो सारी चीजें, और उसके बाद उसको समझाया भी कि आपकी क्या टॉलरेंस है। उन टॉलरेंसेस की रोशनी में स्टेक होल्डर को साथ ट्रांसपेरेंटली इन्वॉल्व करके और दूसरे रेलेवेंट क्राइटेरियाज को साथ रख के इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज कंसेंसस रिगार्डिंग प्रायोरिटीज, समझाना है स्टेक होल्डर को। ये बहुत जरूरी बात है कंसेंसस गेन करना। देखिए इतने सारे स्टेक होल्डर होते हैं, सब अलग अलग चीजें चाह रहे होते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है हर एक की ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो हमें जिन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो रही है वो तो ठीक है, जिनकी पूरी नहीं हो रही उन्हें समझाना होगा और उन्हें एक पेज पे लाना होगा। दे मस्ट एग्री टू डिसएग्री, वो मगर मेजॉरिटी का एहतराम करना जाने। ये आप एज अ रिस्क मैनेजर उनसे ये कंसेंसस गेन करवाएंगे। प्रोवाइड रिस्क रिलेटेड रिकमेंडेशंस टू स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग रिस्क स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, risk process facilitation, risk reporting, and specialized risk tasks by using effective communication techniques in order to support effective risk-based decision making. और कीजिएगा, कम्युनिकेशन भी आ गई, पहले स्टेक होल्डर आ गया था बीच में, अब कम्युनिकेशन भी आ गई। तो यकीन कीजिए इसमें उसने कम्युनिकेशन मॉडल भी पूछ लेना है और भी चीजें जो कुछ कम्युनिकेशन के चैप्टर में है सब लिए रिपोर्टिंग के लिए, और रिपोर्टिंग फिर कम्युनिकेशन आ जाती है। तो ये जनाब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगी और डिसीजन मेकिंग। प्रमोट रिस्क ओनरशिप। ओनरशिप क्या होती है, आप ये यकीन कीजिए जितने भी रिस्क आप आइडेंटिफाई करते हैं, हर रिस्क का एक ओनर असाइन होना जरूरी है। अगर कोई ऐसा रिस्क है जिसका ओनर नहीं है तो वो ऐसा ही है कि वो रिस्क है ही नहीं। हर रिस्क का ओनर होना जरूरी है। By proactively communicating roles and responsibilities and engaging project team members in the development of risk responses. पहले उनको ओनरशिप दें, फिर उन्हीं से काम करवाएं, उसके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सेज भी उनसे बनवाएं इन ऑर्डर टू इंप्रूव रिस्क रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। जिस बंदे ने काम करना है, जो जिम्मेदार होगा, उसी से रिस्पॉन्स बनवाए ना, ताकि उसे रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करने में भी आसानी हो। आप उसकी मदद जरूर कर सकते हैं बट गेट देम इन्वॉल्व इनटू इट।
lies with stakeholders of other projects by using effective communication techniques and sharing information on project risk performance in order to inform them of implications for their project. अगर आपका कोई रिस्क है और उसका असर किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ रहा है तो उनके स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके आए, उनको भी समझाएं कि जनाब कौन कौन सी चीजें किस किस वक्त आपके प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा असर जो है वो ट्रांसफर होगा। फिर जनाब आपको जो नॉलेज होना चाहिए इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का होना चाहिए, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स और इंटरनल फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर सेंसिटिविटी एनालिसिस के जो मॉडल्स हैं, याद कीजिए रिस्क की बात हो रही है, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे होता है इसको ध्यान में रखिए। एक वेरिएबल को फिक्स करके हम बाकी चीजों को स्वाय एक वेरिएबल के सबको फिक्स करके एक वेरिएबल को वेरी करते हैं और उससे उसका बिहेवियर देखते हैं, इससे हमें सेंसिटिविटी का अंदाजा होता है। ट्रेनिंग एंड कोचिंग टेक्निक्स, लोगों को बताएं, पढ़ाएं और सिखाएं। टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर रिस्क एटीट्यूड्स, जो बात हमने पहले भी की कि रिस्क एटीट्यूड कितनी किस्मों के होते हैं, इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू रिस्क सीकिंग। रिस्क सीकिंग कौन है? वो रिस्क टेकर है जी, है बिला वजह टक्कर मारते हैं। एक होता है रिस्क टॉलरेंट कि मैं जनाब बर्दाश्त कर लूंगा, ये भी बर्दाश्त कर लूंगा, वो भी बर्दाश्त कर लूंगा। एक है जो रिस्क अवर्स है, रिस्क को देख के भाग जाता है। ये अब समझे कौन लोग हैं जो रिस्क सीख कर रहे हैं, जो रिस्क टॉलरेंट हैं, जो रिस्क अवर्स हैं, और उनको अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे लेके आए। ग्रुप डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करें, वो समझें कि कैसे दी जाती है, क्योंकि आपने कंसेंसस बिल्ड करना है। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, और वो है जी ग्रुप क्रिएटिविटी। एक तो क्रिएटिविटी होती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेकिन वो तो एक इंडिविजुअल की बेस पे हो सकती है। आपके दिमाग में कोई एक अनोखा आइडिया आया तो वो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, लेकिन ग्रुप क्रिएटिविटी कराना और बहुत ही जबरदस्त एक डिसिप्लिन एफर्ट है कि आप लोगों को ग्रुप की सूरत में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करवाएं। इसकी बाकायदा लोगों को एक्सरसाइजें कराई जाती हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, डेल्फी टेक्निक है, आइडिया मैपिंग या माइंड मैपिंग है, और एफिनिटी डायग्राम्स हैं। ये वो चीजें हैं, इन चीजों की हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है। स्किल्स जो आपको सीखने हैं, स्टेक होल्डर की रिस्क टॉलरेंस को कैसे असेस किया जाए, इसमें उसकी एपिटाइट को देखा जाए और एटीट्यूड को देखा जाए। कोलैबोरेटिंग विद स्टेक होल्डर्स, मैनेजिंग टीम्स इन मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। बात है कि ऐसे आप लोग प्रोजेक्ट हैंडल करते होंगे, लोग मुख्तलिफ मुल्कों से हैं या मुख्तलिफ मुल्कों में आपका प्रोजेक्ट फैला हुआ है, उधर आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर इन्फ्लुएंसिंग चेंज, वो जो चेंज की बात मैंने आपसे की थी, तब्दीली आ रही है, तब्दीली को कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, वो आपको वो भी आना चाहिए। तीसरी डोमेन है रिस्क प्रोसेस फैसिलिटेशन की, जो कि सबसे बड़ी डोमेन है, 25 से 28% बनाएंगे आपको। पहला टास्क है इसमें, अप्लाई रिस्क असेसमेंट एंड टूल्स इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई स्टेक होल्डर रिस्क एंड डिटरमिन रिस्क लेवल्स। रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस और टूल्स आपने अप्लाई करने हैं, ये अब आप एग्जीक्यूशन में आ गए। इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई स्टेक होल्डर रिस्क टॉलरेंस एंड डिटरमिन रिस्क लेवल्स। एग्जीक्यूशन में नहीं है बल्कि प्लानिंग ही में, आप प्लानिंग में उसका वो टॉलरेंस वगैरह कैप्चर कर रहे हैं। तो आपने रिस्क असेसमेंट के जो टूल्स हैं उनको देखना है। फैसिलिटेट रिस्क आइडेंटिफिकेशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इन ऑर्डर टू enable the project team and stakeholders to understand and determine the risk exposure of the project. Facilitate the project team's evaluation of identified risk. पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई हुए थे, अब उनको evaluate project reserve. Contingency reserve कब कब कहां लगाने हैं based on the risk exposure of the project in order to have the capability and resources to respond to realized risk. ठीक है जी। Provide risk data to cost and schedule analysts, estimators to ensure that project risk is properly reflected in cost and schedule estimates for the project. अब अगर वहां पे कोई scheduling expert बैठा हुआ है या कोई estimation expert है, अभी estimation की भी कोई सर्टिफिकेशन PMI ने नहीं निकाली, वो कॉस्ट अकाउंटिंग वालों ने बनाई हुई है,
उसकी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की बड़ी जबरदस्त सर्टिफिकेशन है, बहुत मशहूर सर्टिफिकेशन है। तो वो उनके साथ शेयर करना और उनको ये बताना समझाना कि किस तरह आपके रिस्क जो है वो उनके कॉस्ट और स्केड्यूल के अंदर जाहिर हो रहे हैं। Use scenarios to validate potential risk responses and evaluate key dependencies and requirements in order to enhance the likelihood of project success. मकसद तो आपका यही है ना कि आप प्रोजेक्ट की कामयाबी के चांसेस बढ़ाएं। फिर आपको यहाँ नॉलेज किस चीज का होना चाहिए? बेसिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स वगैरह का, जैसे ऊपर भी जिक्र आया, फॉर बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव रिस्क दोनों को हैंडल करने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। इसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी आती है, वो चेक लिस्टें हैं, प्रॉम्प्ट लिस्टें हैं, एजम्पशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उनका एनालिसिस करें, इंटरव्यूज हैं, क्वेश्चनर्स हैं, कॉज इफेक्ट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट रिव्यू, फिनिटी डायग्राम्स, लेसन्स लर्न्ड रिव्यू फ्रॉम सिमिलर प्रोजेक्ट, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। बट एनीवेज जिसकी जरूरत होगी हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। बेसिक क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट मैट्रिसेस, रिस्क स्कोरिंग, risk breakdown structure, root cause analysis, Pareto prioritization analysis and risk metric trend analysis, ये सब चीजें आपने किसी न किसी शक्ल में देखी हुई हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती तो जाएं PMI की वेबसाइट के ऊपर, projectmanagement.com के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर ढूंढें, आपको हर चीज मिलेगी। कौन सा चीज है जो आपको नॉलेज नहीं अवेलेबल? 1 मिनट लगता है, हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे। Basic quantitative risk analysis tools and techniques including but not limited to Monte Carlo. Monte Carlo आपको पता है कितना बड़ा जिन्नाती किस्म का टूल है। डिसीजन ट्रीज हैं, वो भी आपको आते होंगे। FMEA है, FMEC है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, heuristics and other dynamic sources of cognitive biases and their associated effect on risk perception and behavior. कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, दूसरे बायसेस होते हैं। रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी टाइप्स, ये भी आपको पता है, वो जो हमने कहा 5 टाइप्स की रिस्पॉन्सेज हैं, पॉजिटिव और 5 नेगेटिव। कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल टेक्निक्स हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, ग्रुप क्रिएटिविटी है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, एंड यू शुड हैव स्किल्स इन यूजिंग एनालिटिकल सॉफ्टवेयर टूल फॉर रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क। तो कोई टूल आपको इस्तेमाल करना आता हो, managing teams in multicultural environment and estimating probability and impact of identified risk. चौथा एरिया आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का आ गया, मतलब आप इन अदर वर्ड्स अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आ गए हैं। इसके अंदर पहला टास्क है डॉक्यूमेंट एंड पीरियोडिकली अपडेट प्रोजेक्ट रिस्क इंफॉर्मेशन यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स included but not limited to risk register, risk database and techniques in order to maintain a single current repository of the project risk information. प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करें थ्रू कम्युनिकेशन टेक्निक्स इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट प्रोजेक्ट में थ्रू आउट जो कुछ रिस्क में हो रहा है उसके असरात थ्रू कम्युनिकेशन पूरे आपके प्लान में या तमाम स्टेक होल्डर के साथ जहां शेयरिंग रिक्वायर्ड है वो करें। एक बात आप लर्न कर लीजिए, ये लेसन लर्न है कि ट्रांसपेरेंसी इज द की। जितना आप चीजें छुपाएंगे उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। आपको साइलोज बनाने पड़ते हैं ना यार, ये बात इससे छुपाई हुई है, ये उससे छुपाई हुई है, इनको बस एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। कीप द थिंग्स ट्रांसपेरेंट, सब लोगों को हकीकत से आगाह रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक तो बात ये कि आपको किसी का खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा कि यार उसको मैं क्या बताऊं, उसको क्या बताऊं। सबको आप एक ही बात बता रहे हैं या एक सच्चा स्टांस आपने रखा हुआ। Create periodic standards and custom reports using risk-related metrics as specified in the risk management plan in order to communicate risk management activities and status. फिर जो रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं वो जो आपने बना तो नहीं है, उनको रिस्पॉन्स मैट्रिक्स को आपने मॉनिटर करना है by analyzing risk response performance information and present to key stakeholders, वही ट्रांसपेरेंसी वाली बात, in order to ensure resolution of risk and develop additional risk response strategies to address residual and secondary risk. मतलब आंखें खुली हुई हो, पता हो कि क्या हो रहा है, अगर एक रिस्क अक्कर हो गया है उसके साथ क्या एक्शन हुआ, उसके नतीजे में क्या सूरत हाल पैदा हुई, कोई नए रिस्क तो नहीं है, तो फौरन उन चीजों को एड्रेस किया जाए।
Analyze risk process performance against established metrics in order to drive risk process improvement. कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आपके रिस्क के प्रोसेस के अंदर भी जारी रहनी चाहिए, आप खूब से खूब तर उसको प्रोसेस को करते जाएं। इसीलिए तो हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, पिछले प्रोजेक्ट का रिस्क क्यों उठा के देखते हैं, लेसन लर्न करने के लिए। अपडेट द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान यूजिंग रेलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इनपुट्स इन ऑर्डर टू कीप द प्लान करंट. Capture risk lessons learned through comprehensive review of the project risk management plan, risk register, risk audit, risk process, performance reports, and other associated reports in order to incorporate into future plan. इस प्रोजेक्ट की भी और आइंदा किसी और प्रोजेक्ट की भी। यहां आपको जो नॉलेज चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का जो मैं बार बार तीसरी दफा जिक्र आया है, एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का एज अप्लाइड टू रिस्क मैनेजमेंट। अब इधर रखें जी, क्वालिटी मैनेजमेंट का सवाल बनता है कि नहीं बनता? पूछ ली इसमें कोई बात आपसे क्वालिटी के हवाले से, जिक्र तो आया हुआ है ना क्वालिटी का। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है ही, इज ऑल अबाउट क्वालिटी। वो कहता है रिस्क के प्रोसेसेस की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहो। तो भाई क्वालिटी मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी और वो सब कुछ तो आ गया। और मजे की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी इज अ कॉमन टूल इन क्वालिटी एंड रिस्क। तकरीबन जो टूल्स हैं वो तकरीबन सेम है, वो फॉल्ट निकालना और ये करना और वो करना, वहां पे भी वही है, यहाँ पे भी यही है, रूट कॉज वगैरह वगैरह। नॉलेज मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू प्रोजेक्ट रिस्क इंफॉर्मेशन। नॉलेज मैनेजमेंट, आपको शायद पीएमपी पढ़ के अंदाजा हुआ होगा कि उसने बाकायदा एक प्रोसेस डिजाइन किया और उसने आपकी जो एग्जीक्यूशन में डाल दिया। जब काम हो रहा है साथ साथ नॉलेज बेस डेवलप हो रही है, ठीक है जी। एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज की नॉलेज बेस क्रिएट हो रही है। लेसन लर्न तो अलग, ये लेसन लर्न से कहीं बड़ी चीज है। नॉलेज बेस एक मामूली चीज है। तो नॉलेज की मैनेजमेंट की टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू प्रोजेक्ट रिस्क इंफॉर्मेशन। अल्टरनेटिव फॉर्मेट फॉर प्रोजेक्ट रिस्क रिपोर्ट्स, मतलब रिस्क रिपोर्ट्स में से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को मुख्तलिफ शक्लों में चीजें दिखानी है ना, तो जिसकी जो जरूरत है उसके मुताबिक उसको वो रिपोर्ट बना के दें। किसी को टॉप रिस्क की लिस्ट चाहिए, किसी को रिस्क ट्रांजिशनल टू इश्यूज की है, कि रिस्क रिस्पॉन्स बिहाइंड स्केड्यूल, किसी को कोई और रिपोर्ट रिस्क ट्रिगर्स की रिपोर्ट चाहिए, किसी को रिस्क आउटकम की। तो हर किसी को उसकी जरूरत के मुताबिक जो चीज चाहिए वो उसको दिखाएं, लेकिन सब सच में मबनी हो। ये ना हो कि हर एक को मुख्तलिफ शक्ल की रिपोर्ट और झूठी रिपोर्टें दिखा रहे हो। रिक्वायरमेंट्स फॉर रिस्क रजिस्टर एंड डाटा फील्ड एंड अल्टीमेटली रिस्क स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन। रिस्क स्टेटमेंट की बात है। फिर जनाब रिस्क रिस्पांस एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन। रिस्क रिस्पांस के मैट्रिक्स हैं, रिस्क प्रोसेस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स हैं, रिस्क असेसमेंट एनालिसिस के मैट्रिक्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट के रिजर्व्स हैं। सो देयर इज नो स्किल स्पेसिफिक, ओनली टू डोमेन 4। फिर आ जाते हैं जनाब आपकी आखिरी वाला, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड रिस्क एनालिसिस। 14 से 16% सवाल है, तीन टास्क हैं इसके। evaluate the attributes of identified risks using advanced quantitative tools and specialized qualitative techniques। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की उसने एडवांस टेक्निक्स की बात की, in order to estimate overall risk exposure of the project। Analyze risk data produced during the project using statistical analysis and expert judgment in order to determine weaknesses and strengths of risk strategy and processes and recommend process improvement when indicated। Perform specialized risk analysis using advanced tools and techniques in order to support stakeholder decision making। एक तो decision making और दूसरा process improvement, इनके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा उसने कहा जी ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर को नापने के लिए। इन तीन कामों के लिए उसने कहा जी आप एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल करें। इसमें नॉलेज हमें क्या चाहिए? एडवांस रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जी? फोर्स फील्ड एनालिसिस, सिनेरियो प्लानिंग, फ्यूचर थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, डेल्फी टेक्निक एंड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। तकरीबन इनमें से अक्सर चीजें आपने पहले पढ़ी और सुनी हुई होंगी, ठीक है जी। फिर इसके अलावा एडवांस क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस टूल्स में आ जाते हैं इंटीग्रेटेड कॉस्ट एंड स्केड्यूल एनालिसिस, एडवांस मोंटी कार्लो एनालिसिस, सिस्टम डायनेमिक्स, बाउटी एनालिसिस
analytical hierarchy process, risk-based earned value analysis, risk-based critical chain analysis, multi-factor regression analysis, modeling techniques, advanced risk matrix analysis, including statistical process control. Tools and techniques for identifying and analyzing overall project risk, including but not limited to risk efficiency index, risk tolerance analysis, risk reserve analysis, risk metric trend analysis, risk taxonomy, connectivity analysis, Monte Carlo analysis against overall project objectives, project risk surveys and correlation analysis. Basic and vast statistics आपको आनी चाहिए. Estimation tools and techniques to support risk decision making, including but not limited to prioritization, cost benefit analysis, analogous, parametric, and bottom up. Advanced theory of heuristics and other sources of cognitive bias, variance, earned value analysis, और skills जो आपके इसमें होने चाहिए, converting qualitative information into risk data, building representative risk models and managing and interpreting qualitative and quantitative data. ये है जी आपका सिलेबस. This is what you are going to be asked questions from. पहली बात तो ये कि इसमें से जो जो चीजें नहीं पता उनको ढूंढ लें. जो पता है वो तो पता ही पता है, जो नहीं पता उनको आपने समझना है. तो ये आपके गैप्स हैं, इनको आपने दूर करना है और फिर आप क्वेश्चंस खूब करें. ओवरऑल जो कोर नॉलेज एंड स्किल्स हैं, आपको प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की तमाम प्रोसेस का, उसके फ्रेमवर्क का, उसकी थ्योरी का पता होना चाहिए. इन लाइन विद रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड जो है उसको पढ़ें. बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थ्योरी, मेथोडोलॉजी और प्रैक्टिस, ये जो पीएमबीओ के है, दैट इज वेरी मच देयर. उससे क्वेश्चन आएंगे. रिस्क के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस जो कि ISO 31000 में दिए हुए हैं. बाय द वे वो जो प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन जो दिए हुए हैं वो हमारी स्टैंडर्ड्स में मौजूद है. मतलब ये एक एडिशनल रिसोर्स में बताया. अगर आप ISO 31000 को एक्सेस कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो चीजें हम यहाँ कर रहे होते हैं. कम्युनिकेशन टूल्स, टेक्निक्स, मॉडल्स एंड चैनल्स, फैसिलिटेशन टूल्स, टेक्निक्स, नेगोशिएशन टूल्स एंड टेक्निक्स as it relates to the risk management, organizational theory as it relates to the risk management, रिस्क की टेक्सोनॉमी है, कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट है, उससे भी कोई ना कोई सवाल आ सकता है आपको. जो ओवरऑल स्किल्स आपको चाहिए, इफेक्टिव ओरल, ग्राफिकल एंड रिटन प्रेजेंटेशन, ये तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हुए ना. टेलरिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल लेवल्स ऑफ स्टेक होल्डर, कंडक्टिंग इफेक्टिव इंटरव्यूज, डाटा इकट्ठा करना है आपने. गैदरिंग, मैनेजिंग, एनालाइजिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा, ये देखें वो बिजनेस एनालिसिस वाला रोल आ गया यहाँ पर. प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव लिसनिंग पढ़ा होगा आपने पहले. कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए. एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसिंग विदाउट अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अथॉरिटी ना रखते हो और फिर भी इन्फ्लुएंस करें. ये कमाल आपको आना चाहिए. लाजिम बात है, अथॉरिटी ना रखते हुए अथॉरिटी कहाँ से आएगी या इन्फ्लुएंस कहाँ से आएगी? वो आपके नॉलेज से आएगी. नॉलेज बेस अच्छी होगी, वो आपके पास जो डाटा है उसकी स्ट्रेंथ से आएगी. और फिर जनाब कोचिंग एंड मेंटरिंग. तो ये था जनाब आपका जो सिलेबस था. इसके बाद जो आपके एग्जाम शेड्यूलिंग के हवाले से, वो आपको पता ही है कि इसका एग्जाम $520 का है. ये पीएमबीओ के से महंगा है मेंबर के लिए भी. $450 आपके कितना है जी? $450. हाँ, $450 आपके मेंबर के होते हैं पीएमपी के एग्जाम. इसके 520 हैं. लेकिन बाय द वे एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि आपको इसके ऊपर अब वो टैक्स भी लगना शुरू हो गया. तो 13% या कितना टैक्स लगता है आपको पता होगा ओमान में क्या सिलसिला है इनका, मगर वो टैक्स भी आपका काट लेंगे. तो ये 520 से कुछ 600 तक चला जाएगा. नॉन मेंबर के तौर पे तो नहीं दे. तो मेंबर हैं कि नहीं दोनों? सर मेंबर हैं. बिल्कुल सही है. अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता आपका एग्जाम पास नहीं होता तो आपको री अटेम्प्ट करने के लिए एज अ मेंबर $335 चाहिए होंगे. आपकी तो घड़ी चल पड़ी है ना इमरान, तो आपका तो मतलब 3 चांसेस जो हैं वो शुरू हो गए. और जब आप कर लेते हैं तो अपनी सर्टिफिकेशन को अपडेट करने के लिए
आपको जो हर 3 साल बाद इसकी रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है, वो $60 है। वो नेचुरली उससे पेशतर आपको अपने वो 60 PDUs या 30 PDUs इसमें आपको पूरे करने पड़ेंगे RMP के। और अगर SP भी आपने किया हुआ है तो फिर SP के भी। आपने SP कर लिया था ना इमरान? इसके बाद की बात SP अभी करना है तुमने? अच्छा, ओके। तो आप दोनों इकट्ठे ही प्रोग्राम बनाओ ना, आप दोनों ने इंशाल्लाह रिस्क के हाँ मैं सोच रहा था सर, लास्ट टाइम आप असल में RMP और SP इकट्ठा करवाते थे, हम सोच रहे थे हाँ कि इकट्ठा होगा यार, तो वो उसमें हमारा एक ही में कवर हो जाए। एक्चुअली वो जो होता था ना उस वक्त सिलेबस कम था और हम सिर्फ PMBOK से पढ़ाते थे, इस वजह से वो छोटा था, तो वो हम उसमें कर लेते थे। लेकिन अब तो चीजें बड़ी बदल गई हैं, अब तो ये पूरे फुल फ्लैज्ड कहानियां बन गई हैं इनकी, तो उस हवाले से अब ये लंबा हो गया काम। ये इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है कि जनाब आपने ये प्रोमेट्रिक तो अब खत्म हो गया, अब तो व्यू के ऊपर आप एग्जाम देते हैं, अब तो मेरे ख्याल आप घर से भी दे सकते हैं। ये रूल्स वही हैं, $70 आपको एग्जाम फीस, अगर वो एग्जाम चेंज करना है और 30 डेज से ज्यादा गुजर जाते हैं, मतलब सॉरी 2 दिन से ज्यादा अगर गुजर जाते हैं आपके, सॉरी 30 दिन रहते हों तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अगर 30 दिन से कम रहते हों तो आपको $70 देने पड़ते हैं, और अगर 2 दिन से कम रहते हो तो आपको पूरी फीस देनी पड़ती है। और अगर आप एग्जाम ना दे सकें, आपको पता ही होगा या आपने पढ़ा होगा, तो आपको इन केसेस के अंदर अगर कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट होती है, आप एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच सकते, एग्जाम नहीं दे सकते, तो या तो आपको मेडिकल इमरजेंसी हो, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और फौजी होना चाहिए आपका, और हाजिर सर्विस फौजी हो और आपको फौज ने बुला लिया और डिप्लॉयमेंट के लिए, डेथ हो गई हो इमीडिएट फैमिली में, या इलनेस हो इमीडिएट फैमिली में, या नेचुरल डिजास्टर हो, इन सूरतों में आप 72 घंटे के अंदर अंदर PMI को इन्फॉर्म करेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम था, और वो फिर आपको इजाजत देंगे कि आपको नया दोबारा एग्जाम देने की इजाजत दे देंगे। अगर आप ये 72 घंटे में नहीं करते तो वो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। ये आपने एग्जाम दिया हुआ है, आपको ये बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आपने कैसे दिया था एग्जाम? अभी ऑनलाइन दिया था, कैसे दिया था इमरान? जी सर, ऑनलाइन दिया था ACP का। ओके। और आपने PMP जो भी दिया है कैसे दिया है? सर ऑनलाइन, घर में बैठ के। अच्छा, घर में बैठ के। तो उसमें कैसे चेक करते हैं आइडेंटिटी वगैरह आपकी? सर ID कार्ड वगैरह मतलब वेबकैम से अपने वेबकैम उसकी फ्रंट और बैक जो है ना, अच्छा जी जी, वेबकैम से आपने उसका पिक्चर वगैरह अपलोड करनी होती है। ओके, अच्छा ठीक है, क्योंकि इनके साथ धोखे भी बड़े हुए हैं ना। दो चीजें मतलब पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, तो 2 चीजें थी उसको वेरीफाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, फिर आपके जो जब आप कर लेंगे तो आपको PDUs वगैरह गेन करने होते हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा, PMP PGMP PFMP के लिए 60 PDU चाहिए होते हैं 3 साल में, और RMP स्केड्यूलिंग प्रोफेशनल और ACP के लिए 30 चाहिए होते हैं। और क्या रह गया? हाँ, PBA के लिए भी, CAPM के लिए भी 15 चाहिए होते हैं। आपको पता है ना CAPM अब रिन्यूएबल हो गया है। सर आइडिया नहीं था ये CAPM तो सर ये से PMP से कम वाली सर्टिफिकेशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइक अ डिप्लोमा। बस आप जो भी कह लें, लेकिन बात ये जी कि मैंने की हुई है और मैं हर दफा उसे रिन्यू करता था। जब वो 5 साल बाद एक्सपायर होती थी तो मैं रिन्यू करता था, दोबारा पेपर देता था। अब वो उन्होंने कर दिया है तो अब मैं उसको रिटेन कर दूंगा, और मेरी वजह ये है कि मैंने 8 की 8 सर्टिफिकेशन रखनी है। मैं किसी को एक्सपायर, अगर आप भी उसी लाइन में खड़े होने आ रहे हैं तो CAPM तो करना पड़ेगा। फिर कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। असल में मैंने भी ना CAPM के अलावा बाकी सारी कर ली थी, और एक किसी तरह से हमारा मेंटर होता था जॉन हाई स्मिथ,
उसको मैंने मैसेज लिखा कि मैंने कर ली है, कंप्लीट कर ली है। वो मुझे बड़ा बकअप शकअप करता रहता था। उसने कहा क्या क्या किया? मैंने कहा ये सारा कुछ कर लिया। उसने कहा पूरा तो नहीं किया तुमने, सीपीएम तो नहीं किया। मैं कहा यार तेरा दिमाग खराब है, मैं सीएपीएम क्यों करूं? सीएपीएम तो जैसे आपने कहा कि वो तो जूनियर सर्टिफिकेशन है, मैं क्यों करूं? उसने कहा ना भाई ना, 8 तो पूरी नहीं हुई ना, तो रिकॉर्ड तो ना ब्रेक हुआ। उस जमाने में असल में रेस लगी हुई थी, कोई मेरा ख्याल है 2 या 3 लोग थे मेरे से पहले जो 8 पूरी कर चुके थे। तो उसने कहा ये तुम करो तो रेस में आके खड़े हो जाओ, नहीं तो निकल जाओ। तो मैंने फिर फौरन जाके फिर सीएपीएम दिया, तो वो फिर मैं आज तक मेंटेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो भी पीडीयूज आप गेन करने होते हैं, बेशक 60 हो या 30 हो, उनको 2 तरीकों से गेन किया जा सकता है। एक है कुछ नया पढ़ के, एजुकेशनल पीडीयूज, और दूसरा है गिविंग बैक टू द प्रोफेशन। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो एजुकेशनल पीडीयू की है। जो आप गिविंग बैक करते हैं उसके ऊपर हद मुकर्रर है। मैं भी आपको दिखाता हूं। हाँ, ये देखें ना, ये टैलेंट ट्रायंगल आई है ना, इसने सारा मसला ही खराब कर दिया है। और आपका जो एग्जाम अब होता है वो होता ही इसके मुताबिक है। ये देखिए, इस स्लाइड को देखिएगा। ये हैं जी चीजें जो स्ट्रेटजी में क्या क्या आता है, और टेक्निकल में क्या आता है, और लीडरशिप में क्या आता है। दिस इज द मैप जिसके ऊपर पीएमपी चला गया है, और सारे लोग चले जाएंगे। और अब इट इज, ये वो सब चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। बेशक आप किसी भी सर्टिफिकेशन को होल्ड करते हो, आपको ये चीजें आनी चाहिए। और इन्हीं में आपने अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करनी है, इन्हीं में सब कुछ करना है, और इसी में आपने अपना रिन्यूअल भी इसी के मुताबिक करना है। तो ये 3 एरियाज में आपको अपने पीडीयूज लेने हैं। सारे पीडीयू एमए नहीं मिल सकते। तो ये जनाब एसीपी, आरएमपी और एसपी के 30 पीडीयूज हैं, आपने 3 साल में लेने होते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप चाहें तो सारे के सारे पीडीयू आप एजुकेशन से ले लें। मतलब 30 घंटे की कोई ट्रेनिंग कर लें आप, हर साल, हर 3 साल में एक दफा, और वो जाके दिखाएं और आपको मिल जाएगी। और ट्रेनिंग कोई नई होनी चाहिए, मतलब एडवांस ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि बार बार आरएमपी का कोर्स करके चले जाओ, ऐसे नहीं होगा। और वो तो आप 30 के 30 जो है ना, वो एजुकेशन से ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप गिविंग बैक से भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक हद मुकर्रर कर दी। क्या हद है? पहली बात तो ये कि एजुकेशन वाले जो पीडी हैं, जो अगर 30 के 30 यहां से ले सकते हैं, सारे के सारे यहां से ले सकते हैं, उसमें कम अज कम 4 पीडीयू तीनों एरिया से लेने हैं। टेक्निकल से, लीडरशिप से और स्ट्रेटेजिक बिजनेस से। कम अज कम 4 पीडीयू आपने तीनों एरिया से लेने हैं लाजमी। इसके अलावा कम अज कम 6 पीडीयू और लें, भले वो इनमें से किसी से भी ले लें। मतलब आप 6 ले लें तीनों में, तो पूरे हो जाएंगे आपके। तो ये हो गए 18 पीडीयू। तो 18 पीडीयू तो एजुकेशन के कम अज कम चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो 30 के 30 पीडीयू एजुकेशन से ही उठा सकते हैं। बात समझ आई? लेकिन फर्ज करें, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने 30 के 30 पीडीयू एजुकेशन से लिए हैं, लेकिन वो सारे के सारे टेक्निकल हैं, ये ब्लू वाले हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। कम अज कम 4 पीडीयू लीडरशिप के और 4 पीडीयू स्ट्रेटेजी के होने लाजमी है उन 30 में से। ठीक है जी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4। और जो मिनिमम पीडीयूज एजुकेशन के हैं वो 18 हैं, और ज्यादा से ज्यादा 30। ओके। गिविंग बैक में आपको मैक्सिमम 12 पीडीयू अलाउड है। उनमें से जो 8 पीडीयूज हैं वो आप कोई वॉलंटियर वर्क करके पीएमआई चैप्टर के साथ या किसी के साथ, या कोई नया नॉलेज क्रिएट करके, जो पढ़ाते हैं ना हम लोग, हमें पढ़ाने के भी पीडीयू मिलते हैं। लेकिन टोटल 8 पीडीयूज आपको मिल सकते हैं पढ़ाने के, या कोई किताब लिखने के, या कुछ आर्टिकल लिखने के, या कोई रिसर्च करने के। जो भी इस तरह की एक्टिविटी या वॉलंटियर एक्टिविटी है, चैप्टर के साथ आप कोई काम कर रहे हैं, उधर से आपको 2, 4, 5 पीडीयू मिलते हैं। सिर्फ 8 पीडीयू काउंट होंगे। और इसके अलावा जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं जी मैं अभी भी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको टोटल 3 सालों में 4 पीडीयू अपने तजर्बे के मिल सकते हैं। आपका दिल करता है इस तरह से ले लें, या सारे के सारे एजुकेशन से ही ले लें, ये आपकी मर्जी है।
तो बाकी पीएमपी, पीजीएमपी, पीएफएमपी और पीबीए में सर ये एजुकेशन से, सॉरी सर इंटरप्शन कोई के लिए, ट्रेनिंग, सर कोई एजुकेशन एनी, के आरएमपी के कोई से भी मतलब कर सकते हैं इसमें? देखिए ना, जैसे देखिए आपने आपने पीजीएमपी की ट्रेनिंग ले ली तो वो भी इसमें ही आएगी? हाँ, अगर पीजीएमपी में रिस्क वाला कोई पोर्शन है तो उतने नंबर, उतने उतने आवर्स आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट का आपने कोर्स कर रहे हैं, आप इसको क्लेम कर सकते हैं पीएमपी के पीडीयूज के लिए। अंडरस्टूड सर। ठीक है ना, आपके वो 30-35 पीडीयू आपके हो जाएंगे। अंडरस्टूड सर। हाँ, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, वो आपके ये तीनों तीनों एरियाज हो जाएंगे। खैर एनीवेज, जो पीएमपी है उसकी रिक्वायरमेंट अब आपको जो है 8-8 पीडीयू आपने पीएमपी के लिए जो लेने हैं, कम से कम 8-8 पीडीयू तीनों एरियाज में हो, और इसके अलावा 11 पीडीयू उसके अलावा, मतलब कम से कम 35 पीडीयू 3 सालों में आपने पीएमपी के जो लेने हैं वो ये लेने हैं। लेकिन अगर आप 60 के 60 एजुकेशन से ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप नहीं लेते हो तो मैक्सिमम आप गिविंग बैक वाली से 25 पीडीयू ले सकते हैं, जिनमें से 17 पीडीयू आप वॉलंटियरिंग और क्रिएटिंग नॉलेज के, और 8 अपने तजर्बे के ले सकते हैं। ये है पीएमपी, पीजीएमपी, पीएफएमपी, पीबीए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि एक दफा आप जब 60 पीडीयू लेते हैं ना, तो ये आपके तीनों तीनों पूरे हो जाते हैं, पीएमपी, पीजीएमपी, पीएफएमपी, इसको वो तीनों पेट भर देते हैं। पीबीए के थोड़े अलहदा होते हैं और बाकी चीजों के थोड़े अलहदा हैं। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये स्केड्यूलिंग के लिए है, आप कोई ट्रेनिंग आपने की है, उसके अंदर रिस्क भी था, उसमें स्केड्यूलिंग भी पढ़ाई गई, उसमें एजाइल भी पढ़ाया गया, तो आपको ये अब वो पीडीयूज आप तीनों में काउंट कर सकते हैं। ये चीज बस जी, ये पोर्शन हो गया। ओके जी, अभी तक जो बातचीत है इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ये तो खैर जनरलाइज बातचीत ही की है ना हमने, कोई खास वो कोई उसकी डिटेल में तो नहीं गया चीजों की। जी सर, क्लियर है सर। यहाँ तो ओके, तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन शॉर्ट ही रखते हैं, कल हम जरा फिर आगे चलते हैं इसके ऊपर, और कोशिश करेंगे जितनी भी जल्दी हो। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, आप साथ साथ मुझे भेजते जाएं, मैं उनका मटेरियल तैयार करके वो भी आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है जी। खैर एनीवेज, कल इसका पिकअप तो होने दें, फिर देखते हैं आगे। और जी इमरान। थैंक यू वेरी मच सर। कल पता चला 7 बजे 9 बजे, मतलब 9 बजे, ज्यादा ज्यादा मैं लेट भी हुआ तो 5 मिनट लेट हो जाऊंगा, लेकिन 9 बजे का रखें आप। चलें चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड सर, टेक केयर। जी सर जी। लास्ट एक क्वेश्चन सर, पीएमपी का सर अगर मतलब रिस्क के लिए जैसे प्रिपेयर करेंगे, एक तो चले इसकी अपनी जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना है, और पीएमपी का सर लाइक जो एरियाज मतलब हम स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, क्वालिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट, और हाँ रिस्क का अपना तो पार्ट हो गई उसमें जो जो है उसमें, तो सर यही चैप्टर पे हम फोकस कर सकते हैं मतलब लाइक प्रिपेयर जब एग्जाम के लिए जाने लगा हो तो एक बार इनको ओवरव्यू करके हाँ, चले ओवरव्यू करके चले जाएं। आपने तो अभी पीएमपी किया, आपको तो वैसे ही याद होंगी चीजें, तो वो तो आपको घबराने की जरूरत आइडिया नहीं सर। है। हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ आपको बिल्कुल, लेकिन जो बाकी एरियाज है सर, जो बाकी नॉर्मल एरियाज है, जो जनरल हमारे कॉन्सेप्ट्स है पीएमपी के या प्रोजेक्ट्स के, उसमें ज्यादातर उस पे फोकस करने की जरूरत तो नहीं है ना? अर्न वैल्यू को एक नजर मार लें, क्योंकि अगर में सभी चीजें थोड़ा थोड़ा मैटर करती हैं ना। तो जो आपने पढ़ा था ना, पीएमपी पढ़ा था ना, पीएमपी पढ़ा था आपने, क्लियर है सर, उसको एक क्लियर है। क्विक वो क्विक मैक्सिमम रिवीजन, 12 दिन में सर वो, क्विक रिवीजन हाँ उसकी क्विक एक। रिवीजन 10 दिन में 12 दिन में एक बार हाँ देख लेता हूँ। बिल्कुल। जी सर। देखें, रिस्क का चैप्टर तो एनीवेज पढ़ना पड़ेगा। देखें, रिस्क का, कम्युनिकेशन का, स्टेक होल्डर का, किसी हद तक आपका हाँ, वो वो तो अर्न इम्पोर्टेंट वैल्यू वाला, क्वालिटी का फिर क्वालिटी वाला, तो ये आधी किताब तो होगी। आधी किताब होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलें जी, जो ठीक पहले है जी। 3 चैप्टर है वही बचते हैं फिर इसमें सर। हाँ जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। नो इशू सर, इंशाल्लाह।
चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू सर, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। इंशाल्लाह सर, ओके जी, खुदा हाफिज। श्योर सर।